हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम के बारे में, जो कि आपकी बायोकेमिस्ट्री बी फॉर्मा सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। उसका जो यूनिट 5 है बायोकेमिस्ट्री की, उसको जो अपन कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मतलब जितने भी टॉपिक यूनिट 5 में दिए गए हैं वो सारे यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। और जो बायोकेमिस्ट्री के जो यूनिट 5 है, इसकी जो ये नोट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ जो बायोकेमिस्ट्री के जो पाँचों यूनिट के नोट्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसकी भी PDF यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एंजाइम के बारे में, बिल्कुल बेसिक से अपन डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप जो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, और अपने दोस्तों को भी कर दो शेयर, ताकि उनके पास भी जो है आपके ये जो है पहुंच जाए टॉपिक, तो वो भी आप उसको लर्न कर सकें। तो अपन इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। तो आपको पता है कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर परफॉर्म होती हैं। सबसे पहले अगर अपन बायोकेमिकल जो शब्द को अगर तोड़ते हैं तो सबसे पहले आता है एक बायो, ठीक है, प्लस केमिकल रिएक्शन। दो शब्द आपके पास यहाँ पर निकल के आते हैं, है ना, बायो प्लस केमिकल रिएक्शन, है ना। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो बायो है, इस बायो शब्द का मतलब क्या होता है। ये जो बायो है, इस बायो शब्द का मतलब होता है इनसाइड बॉडी, ठीक है। जो बायो है, देखो आपने बायोलॉजी भी पढ़ी होगी, तो बायोलॉजी के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, अपनी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ते थे ना। तो बायो का मतलब क्या हो गया, इनसाइड बॉडी। और केमिकल रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। तो अपने केमिकल रिएक्शन के बारे में तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा कि सब केमिकल रिएक्शन में क्या होती है कि जब आपके पास कोई दो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर मान लो अपने कोई प्रोडक्ट बनाया ABC, तो जब कोई दो प्रोडक्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपस में रिएक्शन करके किसी नए प्रोडक्ट का बनाते हैं। मान लो यहाँ से A और B दो प्रोडक्ट हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। मतलब इन दोनों को जब अपन मिलाते हैं तो कोई एक नया प्रोडक्ट बनता है C। तो जब आप क्या करते हैं, तो इन्हीं सभी अपन को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब दो प्रोडक्ट या दो कोई कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके किसी एक नए कंपाउंड को बनाते हैं, या नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो अपन कह सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन है जो अपनी बॉडी के अंदर चलती रहती है ना। आपको पता है कि बॉडी के अंदर बहुत सारे जो आपको देखो बहुत सारे जो आपको कंपाउंड की जरूरत होती है, बहुत सारी ऐसी सब्सटेंस है जो अपनी बॉडी के अंदर बनती है। तो क्या करते हैं वो आपस में, जो वहाँ पर कुछ अपनी बॉडी के अंदर कुछ प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, तो वो आपस में रिएक्शन करके किसी नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते होंगे ना। तो आपके बॉडी के अंदर भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं। तो वो केमिकल रिएक्शन जो आपकी बॉडी के अंदर चलती है उन्हें कहते हैं अपन बायोकेमिकल रिएक्शन। अब क्या होता है दोस्तों, मान लो जैसे कि यहाँ पर एक बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही है, मान लो यहाँ से कोई एक बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही है। तो नॉर्मली देखो एक चीज़ समझो कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, क्या होता है कि देखो जिस स्पीड से चलती है तो उसे कहते हैं रेट, ठीक है, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, या उसी को कहते हैं अपन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी या इसी को अपन कहेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आपको ये समझना होगा कि जो केमिकल रिएक्शन होता है इसका रेट क्या कहलाता है। रेट यानी दर होती है, ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट क्या है, जैसे समझो कि मान लो आपके यहाँ से एक प्रोडक्ट बना, जैसे ए से ए और B दो प्रोडक्ट हैं जो आपस में रिएक्शन करके कोई सी बना रहा है, तीसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगते हैं, मान लो इसको 2 आवर्स लगते हैं, ठीक है, 2 आवर्स इसको कंप्लीट होने में लगते हैं। और जैसे यहाँ पर है, जैसे आपको कोई कंपाउंड है DE, दो प्रोडक्ट बना के आपका एक नया प्रोडक्ट F बनाते हैं। मान लो ये कोई दूसरी केमिकल रिएक्शन है और ये कंप्लीट होती है आपकी 3 घंटे में, है ना। तो आप कह सकते हो कि किस रिएक्शन, जो कौन सी रिएक्शन का रेट ज़्यादा है। रेट देखो ये 3 घंटे में कंप्लीट हुई तो इसका रेट ज़्यादा है ना, इसका कम है। यानी कि रेट क्या है, दर है, ठीक है, टाइम है ना। तो क्या कहता है, जो जैसे कि ये जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रहता है, ठीक है, ये जो क्या करता है कि वो रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है वो क्या है, उस रिएक्शन का रेट है। अब क्या होता है दोस्तों, एक चीज़ यहाँ से अपन देखेंगे कि ये जब ये रिएक्शन अपनी बॉडी के अंदर परफॉर्म होती है तो बॉडी के अंदर यहाँ पर देखो एक कैटालाइज्ड यहाँ पर शब्द आता है। क्या आता है, कैटालाइज्ड। और कैटालाइज्ड क्या होता है इसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं। देखो कैटालाइज्ड जो होता है इसका काम क्या होता है, सिंपल सा इसका एक काम है। सबसे पहले इसका काम क्या होता है कि जो आपका जो रिएक्शन रहती है, देखिए रेट ऑफ जो रिएक्शन रहता है उसका जो रेट ऑफ रहता है, ठीक है, मतलब कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, उसको क्या करता है, एक इंक्रीज कर देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा तो क्या होगा, वो रिएक्शन जो है जल्दी जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा तो जल्दी के क्या करेंगे, कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे, जल्दी से क्या करेंगे, इस कंपाउंड को फॉर्मेशन कर लेंगे। मतलब जो है ये रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होने लगेगी अगर उस रिएक्शन के बीच में क्या है, आपका कैटालाइज्ड है। और जो कैटालाइज्ड है, मान लो कुछ भी कैटालाइज्ड हो सकता है, तो क्या कहेगा, इस कंपाउंड के साथ खुद रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ उसकी प्रेजेंस रहेगी, वो नया प्रोडक्ट बनेगा तो इसके साथ क्या है, आपको कैटालाइज्ड दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर समझो कि मान लो आपका A है,
ठीक है। यहाँ पर एक जो आपका दो बी है, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट हैं जो आपस में आपके रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर समझो कि सी क्या है, इस सी को अपन यहाँ पर कैटलाइज करके इसको सी डॉट कर देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, कैटलाइज्ड है। तो क्या होगा कि जब आपके दो प्रोडक्ट आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं तो उनके साथ कैटालाइट होता है, तो उनकी जो है रिएक्शन क्या है, कंप्लीट बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। आपको कभी नया प्रोडक्ट मिलता है सी, तो ये क्या है, आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे आपको जो कैटालाइज था, आपने जिस अवस्था में यूज किया था उसी अवस्था में आपका यहाँ पर साथ में बचा रहता है। मतलब आपने जैसा इसको दिया था उससे सेम आपको वैसे ही दे दिया, उसका बिल्कुल भी किसी भी तरह का यूज नहीं होगा। सिर्फ आपका जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, लेकिन आपकी जो रिएक्शन का टाइम था, ठीक है, पहले इसको कंप्लीट होने में 2 घंटे लग रहे थे, लेकिन अब आपने इसमें क्या किया, आपने कैटालाइज यूज किया। तो कैटालाइज क्या किया, तो आपकी जो वेलोसिटी, जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, मतलब अब ये जल्दी कंप्लीट होने लगता है। मान लो अब 2 घंटे में हो रही थी तो अब 1 घंटे में कंप्लीट होने लगता है, हो सकता है 30 मिनट में कंप्लीट होने लगता है, मतलब कोई भी इसको जो हो सकता है। तो बेसिक से अपन कह सकते हैं कैटालाइज का काम क्या होता है। कैटालाइज वो कंपाउंड होते हैं, वो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं, जो रिएक्शन रहती हैं, केमिकल रिएक्शन रहती हैं, उनकी जो वेलोसिटी को या रेट को, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कहते थे, इंक्रीज कर देती हैं, बट जो रिएक्शन में खुद जो है कंज्यूम नहीं होते हैं, है ना, खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, सब उसको जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये बेसिक सी होगी कैटालाइज। अब एक शब्द आती है बायो कैटालाइज। यहाँ पर अपन देखते हैं बायो कैटालाइज। यहाँ पर एक शब्द आता है बायो कैटालाइज। अब बायो कैटालाइज क्या होता है इसको समझो। तो वही बात है आगे कि बायो यानी कि इनसाइड बॉडी, ठीक है, और कैटालाइज मतलब वही कंपाउंड जो रिएक्शन की, ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है, तो वही हो गया। तो ऐसे कैटालाइज जो आपकी बॉडी के अंदर की जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, ठीक है, उनको इंक्रीज करने का काम करती हैं, ठीक है, जो आपकी जो बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर ही इन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ना, मतलब आपकी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर ही अगर ये प्रोडक्ट बनते हैं और जो एक कैटालाइज का काम करते हैं तो उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, बायो कैटालाइज्ड कहते हैं। तो ये तो सिंपल सी इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब क्या होता है दोस्तों कि आपका एक बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है ना, जिसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो एंजाइम क्या है, एक एंजाइम मतलब एक बायो कैटालाइज्ड ही है। तो एंजाइम का अपन सिंपल सी भाषा में कहें तो एंजाइम क्या है, मतलब एंजाइम एक वो कंपाउंड है जो बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही थी, ठीक है, उनमें क्या कर रहा था, वो कैटालाइज का काम कर रहा था, है ना। तो ये क्या है, कैटालाइज का काम कर रहा है, तो कौन, एंजाइम। तो अपन सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं एंजाइम क्या है, एक बायो कैटालाइज्ड है, मतलब बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही हैं उनमें क्या करेगा, कैटालाइज के रूप में एक्ट करेगा। तो वही यहाँ पर अपन जो है थ्योरी में अपन देखने वाले हैं, एंजाइम में अपन वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं कि जो एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, एक बायो कैटालाइज्ड है। मतलब कहने का मतलब क्या है, आपकी बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही हैं, ठीक है, उनको क्या कहता है, कंट्रोल करता है इनसाइड द, यहाँ पर इनसाइड द बॉडी, ठीक है। तो एंजाइम क्या है, एक बायो कैटालाइज है जो कंट्रोल करता है बायोकेमिकल रिएक्शन को बॉडी के अंदर, यानी कि इनसाइड द बॉडी, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि बायोकेमिकल रिएक्शन दूसरी रिएक्शन है विच परफॉर्म इन द बॉडी, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन है वो रिएक्शन है जो आपकी बॉडी के अंदर क्या होती है, परफॉर्म होती है, चलती रहती हैं, है ना। अब यहाँ पर लिखा है बायो कैटालाइज क्या होता है। तो बायो कैटालाइज क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा पदार्थ है जो क्या कहता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, जो आपकी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन चल रही है, ठीक है, उनकी रेट को, उनकी दर को क्या कहता है, बढ़ा देता है। विथआउट मतलब बिना, इट्स सेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इन द ओवरऑल प्रोसेस, मतलब जो बायोकैटालाइज होता है वो आपकी जो केमिकल रिएक्शन रहती है उनकी रेट को तो इंक्रीज कर देता है, बट उसमें किसी भी तरह का अपने आप में किसी भी तरह का चेंज नहीं लाता है। वो जैसा अपन ने उसमें यूज किया था अपन को वैसे ही अपन को मिल जाता है। अब देखो एक चीज़ आती है कि आपका जो एंजाइम होता है क्या है, तो अब बेसिक सी बात है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोटीन पाई जाती हैं, है ना। तो अपना जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, बेसिक सी प्रोटीन ही होता है, प्रोटीन नेचर का ही होता है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, मतलब एक अपवाद है, जैसे कि अपना जो आरएनए था, ठीक है, वो राइबोसोम में था, तो वो क्या है, आरएनए जो है एक तरह का क्या होता है, इसका एक्सेप्शन हो जाता है ना। लेकिन जितने भी आपके क्या होती है एंजाइम होते हैं वो सब क्या होते हैं, आपके प्रोटीन नेचर के ही होते हैं, मतलब सारे जो प्रोटीन है वो क्या होती है, आपका एंजाइम के रूप में एक्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात होगी आपका एंजाइम क्या होता है उसके बारे में। अब थोड़ी सी अपन देखते हैं कि एंजाइम की प्रॉपर्टी क्या है। देखो एंजाइम की प्रॉपर्टी के बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो एंजाइम की प्रॉपर्टी में मतलब अपन प्रॉपर्टी देखेंगे कि एंजाइम किस तरह से होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर प्रॉपर्टी देखते हैं तो अपन को जो एंजाइम होता है वो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, तो उसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, बहुत कम क्वांटिटी में, कम अमाउंट में अपन को उसकी ज़रूरत होती है, मतलब रिक्वायर्ड रहता है ना। और सबसे पहले क्या करता है, इसकी एक प्रॉपर्टी तो यही होगी कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन रहती है उसमें क्या करता है, खुद अपने आप को कंज्यूम नहीं करता, डू नॉट कंज्यूम इन बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब जो बायोकेमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर चल रही थी जिनमें आपका जो एंजाइम जो कैटालाइज के रूप में एक्ट कर रहा था उसमें वो क्या होता है, कंज्यूम नहीं होता है ना। वो थोड़ा सा मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो उसको थोड़ा स्लो करता हूँ, है ना।
तो क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही थी उसमें क्या होता है, आपका जो एंजाइम रहता है वो कंज्यूम नहीं होता है, और क्या आता है बायोकेमिकल रिएक्शन में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या करता है रिक्वायर्ड रहता है। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, मतलब प्रोटीन के क्या होते हैं, वो बने हुए होते हैं। और सबसे पहली बात ये है कि जब भी क्या करते हैं, आपका जो हीट रहता है, मतलब आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है और आपकी बॉडी के अंदर जो पीएच है, पीएच मतलब जो रहते हैं ना कि अम्ल क्षार एसिड बेस, ठीक है, उसमें अगर पीएच में और जो हीट में यानी कि बॉडी के टेम्परेचर में अपन जब चेंजेस लाते हैं, किसी भी तरह का चेंजेस लाते हैं, ठीक है, तो या उसमें अपन कुछ भी चेंजेस ला रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होते हैं कि आपको जो एंजाइम रहते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इनएक्टिवेट का कहने का मतलब ये है कि अब वो जो एंजाइम रहते हैं वो किसी भी तरह का आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन शो नहीं करते हैं, मतलब वो कैटलाइज के रूप में एक्टिव नहीं करेंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब वो जो है मर जाएंगे। ऐसा समझो कि इनएक्टिवेट का मतलब क्या होगा, मर जाएंगे, तो वो काम नहीं करेंगे। जब भी अपन क्या है हीट में और जो पीएच में यानी कि एसिड बेस जो रहता है ना, जैसे पीएच देखा होगा आपने 1 से लेकर 7 तक रहता है, तो इस समय अपन क्या करते हैं चेंज करते हैं, तो क्या होता है कि जो है इनएक्टिवेट हो जाता है। और क्या करता है, इसकी एक प्रॉपर्टी तो क्या है, यही प्रॉपर्टी होगी कि आपकी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन चल रही है, बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही है, उनकी रेट को क्या करता है इंक्रीज करता है। तो इसकी बेसिक से वही सिंपल सी रिएक्शन है जो मैंने अभी आपको समझाई है। सबसे पहले क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है उसकी रेट को इंक्रीज करता है। जब भी अपन हीट में या मतलब टेम्परेचर में और जब पीएच में अपन किसी भी तरह का चेंजेस लाते हैं तो भी क्या होता है इनएक्टिवेट हो जाता है, और प्रोटीन का बना हुआ रहता है, और बायोकेमिकल रिएक्शन में खुद कंज्यूम नहीं होता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में क्या रहता है आपको जो है रिक्वायर्ड रहता है। तो सिंपल सी आपको प्रॉपर्टी से होप कि आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। अब बात आती है कि जो इसके नॉमेनक्लेचर पे, कि जो आपका एंजाइम रहता है इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर सिंपल सा एक वर्ड है कि जब भी अपन पता किसी इसका नॉमेनक्लेचर कहते हैं तो नाम के पीछे अपन क्या करते हैं एच जोड़ देते हैं, मतलब ASE। देखो अगर आपके पास कोई भी अगर ऐसा कंपाउंड है, अगर उसके लास्ट में अगर ASE जुड़ा हुआ है तो आप उसको समझ जाना कि ये एंजाइम ही है। मतलब एंजाइम की पहचान ही क्या होती है कि नाम के पीछे ASE जुड़ा हुआ हो तो उसका मतलब क्या हो, एंजाइम है। तो जब भी अपन एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कहेंगे तो अपन के पास जो नेम होगा, ठीक है, उसके नेम में क्या कहेंगे अपन ASE का अपन पीछे से ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ अपन एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि मान लो अपन के पास क्या है, एक मेल्टोज है, ठीक है, मेल्टोज का एक कंपाउंड रहता है ना, जैसे सुक्रोज ग्लूकोज रहता है, इसी तरह से फ्रैक्टोज मेल्टोज, ठीक है, ये सब क्या है कंपाउंड ही है ना, ठीक है, एक कंपाउंड ही है। जैसे ग्लूकोज होता है, जैसे यहाँ पर लैक्टोज है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, मेल्टोज है ना। तो ऐसे यहाँ पर देखो कि मेल्टोज का एक कंपाउंड है, तो मेल्टोज में अपन जो लास्ट के ये 3 वर्ड हैं इसको हटा देंगे, ठीक है, इसकी जगह अपन ASE तो जोड़ना था अपन को। ASE क्या था, अपन यही तो जोड़ते थे एंजाइम में। तो देखो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ASE जोड़ दिया गया है ना, तो मेल्टोज को अपन ने मेल्टेज कर दिया। तो यहाँ पर तो आपका एक सिंपल सा एक जो है कंपाउंड था, लेकिन यहाँ पर जब आपका ASE जोड़ दिया तो अब क्या होगा, मेल्टेज क्या है, एक एंजाइम है। तो इस तरह से अपन जो है इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। ऐसे से भी यहाँ पर प्रोटीन में थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि आप जब भी यहाँ पर देखोगे कि आपका EI रहता है ना, कहीं भी आपका EI मिल जाए साथ में तो जो E रहता है वो गायब हो जाता है नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर जो प्रोटीन था, ठीक है, वो क्या हो गया, प्रोटीएज हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि E जो है गायब हो गया, बट I जो है जिनके तई है ना, तो यहाँ क्या होगा, प्रोटीन से प्रोटीएज हो गया। और यहाँ पर जो लैक्टोज थे OSE हट जाएगा तो क्या होगा, ASE जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लैक्टेज हो जाएगा। ऐसे अब क्या होता है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन का सिंपल सी बट आपको पता है कि हाइड्रेशन में क्या होता है, H2 जो होता है ऐड होता है ना, हाइड्रेशन में H2 ऐड होता है। तो यहाँ से देखो हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिलेज हो जाएगा, और पीछे आपको ASE आपको जुड़ जाएगा। तो मतलब हाइड्रोक्सिलेज क्या है, एक एंजाइम है। इसलिए ऐसा जब H2 अपन रिमूव करते हैं कंपाउंड से तो क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन को अपन एंजाइम को कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोक्सिलेज हो जाएगा, है ना। ऐसे जो होता है कार्बोक्सिलेशन में क्या करते हैं अपन, CO2 को अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलेज हो गया, ठीक है। इसी तरह से डिकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 को अपन क्या करते हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेज हो गया। मतलब आप सब में देख रहे हुए तो सब में अपने एक सफिक्स यूज किया लास्ट में, ASE, मतलब सब में अपने ASE जुड़ा हुआ है। तो जिस भी कंपाउंड के अगर लास्ट में ASE जुड़ा हुआ है तो आप समझ जाना वो क्या है, आपका जो है एंजाइम है। तो नॉमेनक्लेचर में अपन सिंपल सा है, आपको याद हो जाएगा। और आपको इस एग्जांपल से आपको जितने भी एग्जांपल याद हो जाए तो आप इसको याद कर लेना, सिंपल से एग्जांपल है, आपको बेसिक सी बातें याद हो जाएंगी। अब अपने सिलेबस में जो एक नया टॉपिक दिया गया है, एंजाइम का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो एंजाइम का क्लासिफिकेशन के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो एंजाइम का क्लासिफिकेशन है वो पता है किसके द्वारा दिया गया है, IUB का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मतलब क्या है, एक बायोकेमिस्ट्री की जो एक इंटरनेशनल मतलब हर एक यूनियन बनाया गया है, एक संस्था है, ठीक है, उसी संस्था का नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो उसके द्वारा जो है एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, आप उसका क्लासिफिकेशन जो है 6 टाइप में किया गया है, तो वो अपन यहाँ पर देखते हैं।
ठीक है। तो एंजाइम का क्लासिफिकेशन 6 तरीके से किया गया है। यहाँ पर 6 टाइप दिए गए हैं, तो आप इसको देखो नाम तो ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री की सबसे पहली डेफिनेशन यही है MTR, मतलब मारो टोटल रट्टा। ठीक है। तो यहाँ पर अपन को 6 जो है एंजाइम की क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, है ना। तो वो ये अपन यहाँ पर देखते हैं। जो ये देखो ये वाले क्लासिफिकेशन है वो आपके IUB के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, लेकिन आपका एक और क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि आप देखते हो कि एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनिवेशन, ठीक है, मतलब उसकी एक्टिविटी के बेस पे, तो भी एक क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन अपन को यहाँ पर IUB के अनुसार पढ़ना है ना। तो IUB के अनुसार 6 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लेज, ठीक है, आइसोमेरेज और लीगेज। ठीक है, ये जो है 6 तरह का क्लासिफिकेशन होता है। किसका? अपने एंजाइम का। तो इन्हीं के बारे में आप यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। सिंपल सी ईजी सा लिखा हुआ है, ज़्यादा घबराना नहीं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर अपन देखते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम के बारे में। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज आपको कुछ याद आ रहा होगा कि आपने कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, आपने एनालिसिस बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एक यूनिट पढ़ी होगी, ठीक है, ठीक है, जिसमें आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में आपने कुछ पढ़ा होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, क्योंकि अपन को ये चीज़ समझना पड़ेगी ना। तो देखो ऑक्सीडेशन होता क्या है ये समझो। तो देखो नाम से समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन में अपन क्या करने वाले हैं, जो ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, और ऐसे क्या कहेंगे अपन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन या उसी को अपन H2 भी बोलते हैं, तो उसको क्या करेंगे अपन, रिमूव करेंगे। तो सिंपल से क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की अपन डेफिनेशन क्या कहें कि ऑक्सीडेशन में जो है अपना ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन को अपन O2 बोलते हैं। तो O2 क्या होता है, ऐड होता है, मतलब जुड़ता है, और हाइड्रोजन मतलब H2 क्या होता है, रिमूव होता है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो उसे क्या कहते हैं अपन, ऑक्सीडेशन कहते हैं, या फिर जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब दूसरी बात आती है रिडक्शन। तो देखो रिडक्शन क्या होता है, ये भी आपको पहले से पता होगा। रिडक्शन जैसे ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। तो रिडक्शन में क्या होता है कि आपका जो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, तो यहाँ से अपन को क्या करना है, ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन को O2 को अपन को क्या करना है, रिमूव कर देना है। मतलब आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, तो आपका रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन H2 वो ऐड होगा। मतलब जस्ट जो है एक दूसरे क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। तो क्या होता है आपकी जो बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही होती है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन में, ठीक है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन में आपका जो ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड जो रिडक्शन, आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जो है पार्टिसिपेट कर रहे हो। मतलब इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा हो बायोकेमिकल रिएक्शन में, तब वहाँ पर जो एंजाइम यहाँ पर वर्क करेगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम जो है वर्क करेगा जब आपकी जो बायोकेमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। देखो यहाँ पर भी लास्ट में क्या है, ए जुड़ा हुआ है ना। तो वही है एंजाइम की पहचान क्या होती है, लास्ट में ASE जो है सफिक्स है वो जुड़ा हुआ होगा। तो जब भी आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम वर्क करेगा। तो वो यहाँ पर थ्योरी में आपका लिखा हुआ है कि व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, मतलब जब आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन में आता है तो वहाँ पर जो है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम क्या होता है, वर्क करता है, मतलब काम करता है। अब यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन में वही लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन रहता है वो ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो वहाँ पर ऑक्सीडेज एंजाइम वर्क करेगा, और हाइड्रोजन ऐड होगा तो डीहाइड्रोजनेज एंजाइम वर्क करेगा। तो ये जो एंजाइम है देखो यानी कि ऑक्सीडेज, डीहाइड्रोजनेज, ये सब जो है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। अब इसका अपन तो ये तो ऑक्सीडेशन वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपन दूसरे देखते हैं रिडक्टेज वाला। तो यहाँ पर देखो रिडक्टेज में क्या होता है कि उसके विपरीत है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो उसको क्या होगा, वहाँ पर कौन सा एंजाइम वर्क करेगा, डीऑक्सीडेज, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑक्सीडेज था बट यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, डीऑक्सीडेज हो गया। और यहाँ पर जो H2 ऐड होगा, तो जहाँ पर भी H2 ऐड होता है वहाँ पर हाइड्रोजिनेज, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन हो गया, हाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, यहाँ पर जो है वर्क करता है। तो ये तो होगा सिंपल सी बात है रिडक्टेज के अंदर। अब अपन देखते हैं जो दूसरा एंजाइम दिया गया है, जो दूसरी कैटेगरी आपको दी गई थी, जो दूसरी कैटेगरी थी ट्रांसफेरेज। तो ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या होता है, इसको थोड़ा सा अपन देखेंगे। तो ट्रांसफेरेज देखो नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे आप नाम को देखोगे तो ट्रांसफेरेज, ठीक है, ट्रांसफेरेज शब्द को अपन तोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ट्रांसफर, ठीक है, और लास्ट में क्या जुड़ा होगा, एज। तो आपको एज पता है, जहाँ पर भी एज शब्द आता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो एंजाइम है, ठीक है। बेसिक सी बात है, एंजाइम का क्लासिफिकेशन पढ़ना है तो एंजाइम ही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है,
देखो ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, है ना, ट्रांसफ़र होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब आपकी जो बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही होती है उसमें आपके जो कंपाउंड होते हैं, जैसे अपन ने देखा था ना, कंपाउंड होते हैं, ए और बी कंपाउंड थे। तो कंपाउंड में क्या होता है, उनका ग्रुप चेंज होता है। ग्रुप मतलब जैसे कि अभी अपन का बुक क्या था, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे कि जो इससे ग्रुप रहते हैं, कोई एल्कोहल ग्रुप का रहता है, कोई जो है कोई रहता है, क्या रहता है, आपका जो एसिडिक ग्रुप का रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का रहता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, उनके जो फंक्शन ग्रुप जुड़े रहते हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो इसमें क्या रहता है, आपको जो फंक्शन ग्रुप रहता है, ठीक है, तो एक फंक्शन ग्रुप मान लो क्या है आपका ये है, तो एक फंक्शन ग्रुप से क्या होता है कि आपका एक फंक्शन ग्रुप से किसी दूसरे फंक्शन ग्रुप में क्या ट्रांसफर हो जाता है। तो जब भी क्या होता है आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो है ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या करता है, वर्क करता है। तो वो यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है कि जब भी आपकी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, आपका जो एनी ग्रुप, कोई भी आपका ग्रुप जो है ट्रांसफर होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, तब क्या कहता है, ट्रांसफेरेज एंजाइम टेक प्लेस करता है। मतलब उस रिएक्शन में ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है, वर्क करता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए गए हैं, जैसे जब भी अपन एमिनो ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं, मान लो आपका कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए है, वो क्या है, एमिनो ग्रुप का है, इसमें एमिनो ग्रुप है। तो एमिनो ग्रुप को आपको ए से जो बी मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र करना है ना। तो जब भी आपका जो एमिनो ग्रुप यहाँ से ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पर जो एंजाइम वर्क करेगा, ठीक है, वो क्या है, ट्रांस एमिनो। मतलब जिस एंजाइम को अपन को ट्रांसफ़र करना है उसको पीछे लिख दो, जिस ग्रुप को करना है उसके आगे ट्रांस लिखा दो। तो ट्रांस एमिनोज एंजाइम क्या करेगा, ट्रांस एमिनो यहाँ पर वर्क करेगा। ऐसे जब भी अपन पेप्टाइड ग्रुप को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या है, ट्रांस पेप्टाइड, है ना। तो अब यहाँ पर एक और रहता है, जैसे कि अपने यहाँ पर देखा था ना कि COOH, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता था, इस ग्रुप को क्या कहते हैं अपन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं ना। तो अगर अपन इसको ट्रांसफ़र करना चाहें तो अपन क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पर कौन सा एंजाइम वर्क करेगा, ठीक है, अपन सबसे पहले तो यहाँ पर लिखना है ट्रांस कार्बोक्सिलेज, ठीक है, ट्रांस कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पर वर्क करेगा। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफेज क्या होता है। ट्रांसफेज में बेसिक सी बात क्या है कि आपको जब किसी केमिकल रिएक्शन से, आप किसी एक केमिकल रिएक्शन में किसी एक मॉलिक्यूल से आप जो उसका फंक्शन ग्रुप रहता है, ठीक है, उसको किसी दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करते हैं, तो वहाँ पर जो है ट्रांसफेज एंजाइम क्या करता है, वर्क करता है। अब दूसरा यहाँ पर लिखा गया हाइड्रोलेज। तो हाइड्रोलेज में क्या होता है, हाइड्रोलाइज में क्या होता है कि जब जो केमिकल रिएक्शन रहता है या कंपाउंड रहता है उसका क्या कहते हैं, अपन हाइड्रोलाइज कराते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोलाइज एंजाइम क्या करता है, टेक प्लेस करता है। अब बात आती है कि हाइड्रोलाइज्ड होता क्या है। तो हाइड्रोलाइज के बारे में थोड़ा सा अपन समझते हैं कि जब भी अपन जो अपना हाइड्रोलाइज शब्द है, हाइड्रोलाइज शब्द को अपन तोड़ते हैं तो दो चीज़ें एक तो निकलती हैं, एक आता है हाइड्रोलाइसिस, एक आता है एज, ठीक है। तो एज का सिंपल सा आपको फंडा पता ही, आपको तो रट्टा मान लोगे, जिसके भी किसी भी अगर कोई भी आपका कोई वर्ड है और उसके बीच में एज जुड़ा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, वो एंजाइम है। तो एज शब्द का मतलब क्या होगा, एंजाइम। हाइड्रोलाइसिस क्या है, उसका काम है, मतलब आपको देखो, अगर आप देख रहे होगे तो जितने भी यहाँ पर टाइप हैं वो क्या रहते हैं कि अपना जो है नाम से ही अपना काम शो करते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस देखो, आपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सुना होगा कि अपन देख रहे थे ना कि अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा था कि अपन इसका जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कोहल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, अपन ऐसा ऐसे देख रहे थे रिएक्शन में, है ना। तो हाइड्रोलाइसिस शब्द में अपन करते क्या है, हाइड्रोलाइसिस में करते क्या है, तो अपना जो कंपाउंड होता है उसमें क्या करते हैं अपन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में H2O, यानी कि अपन वाटर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी कि जिस भी रिएक्शन में H2 अपन ऐड करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अपन हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो देखो अपन क्या होता है कि हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है, जैसे अपन ने लिया आपका एक कंपाउंड है AB, आपका AB एक कंपाउंड है, तो इसकी रिएक्शन जब अपन H2O से करवाएंगे, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, H2O से रिएक्शन करवाएंगे, तो H2O से रिएक्शन करवाएंगे तो आपका कंपाउंड क्या हो जाता है, टूट जाता है। मतलब अभी AB में था तो अब क्या होगा, आपका A+B हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, आपका एक कंपाउंड टूटता है किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, है ना। तो जब भी क्या होगा कि आपका कोई किसी कंपाउंड को आपको हाइड्रोलाइज कराना पड़ेगा, हाइड्रोलाइज मतलब हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ेगा, तो अपन उस कंपाउंड में अपन जो एंजाइम का यूज करेंगे वो कौन सा है, हाइड्रोलाइज एंजाइम है। तो सिंपल सी चीज़ अगर अपन देखेंगे तो थ्योरी में भी वही लिखा है, जैसे अभी यहाँ पर देखा था अपन ने कि क्या होता है कि वैन कंपाउंड हाइड्रोलाइज, यानी कि जब भी कंपाउंड को अपन हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि अपना जो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम क्या करता है, टेक प्लेस करता है, मतलब काम करता है। तो सिंपल सा क्या है आपका हाइड्रोलाइज एंजाइम के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ कि हाइड्रोलाइसिस होता क्या है। तो हाइड्रोलाइसिस क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पर क्या करता है, कंपाउंड क्या होता है, ब्रेक होता है, मतलब टूटता है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, टूटता, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होता है, टूटता है किसकी प्रेजेंस में, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर वाटर लिखना है, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, आपका कंपाउंड टूटता है। पता नहीं पाउडर कैसे लग गया है ना। तो आपका वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, कंपाउंड टूटता है हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस में। अब दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर लेज, ठीक है, लेज एंजाइम क्या होता है
है ना। तो अगर लाइज एंजाइम को अपन देखोगे तो इसमें क्या होता है कि मान लो आपके पास एक एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। जैसे आप समझो कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। जैसे आपके पास क्या है, अब ए बी क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। आपका ए बी क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ना। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जटिल यानी बड़ा। इतना समझो कि क्या आपका क्या है, ठीक है, बड़ा मॉलिक्यूल है, कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो जब भी क्या कहेंगे, किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को अपन दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, जैसे अपना ए बी था तो ए प्लस बी, यानी कि जब भी क्या कहेंगे अपन किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल में अपन क्या कहेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, मतलब तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखोगे कि आपके पास एक सबसे पहले एक बड़ा मॉलिक्यूल था, उसको अपन ने दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या कर दिया, अपन ने तोड़ दिया। तो जब भी क्या होता है, आपका जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उसमें कोई कंपाउंड होता है, ठीक है। तो उसका क्या होता है कि जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो, मान लो आपका कोई कंपाउंड है, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो उस बायोकेमिकल रिएक्शन में जब वो तो स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, तो वहाँ पर जब जो एंजाइम यहाँ पर वर्क करेगा कैटालाइज के रूप में, तो वहाँ पर कौन सा एंजाइम होता है, लेज एंजाइम होता है। अब इसकी एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया है डी कार्बोक्सी। और यहाँ पर देखो लास्ट में इसके नाम में अपन क्या जोड़ेंगे, लेज, ठीक है। देखो नाम में क्या है, लास्ट में जो है लेज जुड़ा हुआ है, मतलब क्या है, ये लेज वाली कैटेगरी का है, मतलब इसमें ब्रेक डाउन करने वाला है, कार्बोक्सी, ठीक। कार्बोक्सी मतलब क्या होता है, कार्बोक्सी मतलब आपको पता होगा कि यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, COOH, जिसको अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, आपको इतना पता होगा। तो क्या होता है इसमें डी, यानी डी का मतलब क्या होता है, हटने वाला है। तो डी कार्बोक्सिलेज, मतलब जब भी आपके पास कंपाउंड होगा, जैसे अपन एक कंपाउंड मतलब जैसे क्या है कि CH2, ठीक है, CH2 C OH क्या है, आपका कंपाउंड है। तो जब भी अपन क्या कहेंगे, इसका अपन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की वजह में, ठीक है, इसकी किसी कंपाउंड से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा आपका, जैसे आपका CH2 CH3 अलग हो जाएगा, और आपका जो है COOH, ठीक है, ये आपका जो दूसरा कंपाउंड कोई होगा तो उससे आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो मतलब इस तरह से आपका जो है, आपको पास डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या करना है, आपका यहाँ से जैसे COOH रहता है, वो आपका कंपाउंड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। बाकी का जो एल्काइल वाली चेन रहती है वो क्या होती है, अलग हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि आप इस बस इतना से याद रखो, ये सब आपको सिर्फ समझाने के लिए है। बाकी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में, तो वहाँ पर जो है लाइज एंजाइम क्या करता है, टेक प्लेस करता है, मतलब वर्क करता है। तो सिंपल सी बात होगी लाइज एंजाइम के बारे में। तो थ्योरी में भी वही लिखा हुआ है कि व्हेन एनी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू टू स्मॉल मॉलिक्यूल, जब कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दो स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है, टूटता है, तो तब वहाँ पर देन लाइज एंजाइम, ठीक है, टेक प्लेस, लाइज एंजाइम क्या करता है, वर्क करता है। एग्जाम्पल में लिखा गया है डिकार्बोक्सिलेज। अब जो पांचवा एंजाइम है वो है लीगेज। तो लीगेज एंजाइम को थोड़ा सा अपन समझेंगे, लेकिन समझने से पहले आप एक चीज़ देखो। तो अगर लीगेज अपन लीगेज शब्द को तोड़ते हैं तो वही दो शब्द आपके यहाँ से निकलते हैं। देखो शब्द में ही सब कुछ छुपा रहता है ना। तो लीगेज शब्द को अपन तोड़ते हैं तो एक आता है लीगेंड, ठीक है, एक आता है एज, है ना। दो शब्द आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो एज का मतलब देखो वही फिर से बात आ गई कि एज क्या है, एंजाइम ही है। देखो ये तो आपको अब तो रट गया होगा, है ना। तो यहाँ पर जो लीगेंड है, तो आपको यहाँ से अब बात आती है, अगर आपने जो है आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं आप, एनालिसिस में पढ़ा होगा आपने कि जो कॉम्प्लेक्स मेटाटाइटेशन में, कि वहाँ पर क्या कॉम्प्लेक्स मेटाटाइटेशन में देखा था ना कि लीगेंड का फॉर्मेशन हो रहा था, है ना। तो लीगेंड क्या होता है आपने वहाँ पर पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा तो चलो मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो लीगेंड में क्या होता है कि लीगेंड एक मतलब क्या होता है, देखो इतना समझो कि मान लो जैसे अपन ने यहाँ पर देखा था कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो रहा था, तो लीगेंड में क्या होगा, लीगेंड जैसे इसका उल्टा है कि मान लो आपके पास ए और बी दो स्मॉल मॉलिक्यूल है। स्मॉल मॉलिक्यूल जो है आपस में कंबाइन करके मिलके एक जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का क्या कहते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, लीगेंड कहते हैं, ठीक है। जैसे समझो कि वही है, आप समझ गए कि स्मॉल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बनना क्या है कि लीगेंड है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि देखो लीगेंड, ठीक है। तो यानी कि अपन इसमें कह सकते हैं कि लीगेंड क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बनना क्या है, लीगेंड है। तो ये तो उसका काम हो गया, ठीक है। तो जब क्या होगा कि आपकी कोई ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन होगी जिसमें क्या होगा, आपको जो स्मॉल मॉलिक्यूल से आपका जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा होगा, तो वहाँ पर आपको जो है लीगेज एंजाइम आपका क्या करेगा, वर्क करेगा। तो आप देखो सबका वही सिंपल सा है कि आप उसको शब्द को अगर तोड़ोगे ना, तो आपको उसी से आपका क्या करेगा, आपका जो उसकी पूरी थ्योरी है वो आप उसको बना सकते हो, है ना। क्योंकि शब्द में ही उसका फंक्शन लिखा रहता है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि लीगेंड क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस क्या होगी। तो आप जो है यहाँ से समझ जाओ, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में डाउट को पूछ सकते हो, है ना। तो अपन जो छठवें टाइप को देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर थ्योरी में देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है, देखो वही थ्योरी में सेम लिखा है कि जो टू मॉलिक्यूल जब क्या कहते हैं ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं या बाइंड करते हैं,
क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2 मॉलिक्यूल आई जॉइन 2 होता है। जब 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, लीगेज एंजाइम वर्क करता है। और यहाँ पर क्या होता है, इसमें एटीपी यूज होती है। अब एटीपी क्या होता है, देखो आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी होगी कि एटीपी क्या होता है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है ना। तो बेसिक सी बात है कि जब आपकी कोई दो छोटे मॉलिक्यूल को आपस में जुड़ना है, ठीक है, तो वहाँ पर उन्हें कुछ काम अपन को काम करना तो पड़ेगा ना। जैसे कि अगर तुम कोई भी देख रहे हो, आपको कोई छोटी छोटी चीज़ को आप जोड़ते हो, तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर एनर्जी का यूज करना पड़ेगा ना। देखो आप तोड़ तो किसी चीज़ को ऐसी भी सकते हो, बिना एनर्जी के तोड़ सकते हो, लेकिन आपको कोई चीज़ को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए आपको एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे आप बिल्डिंग भी करते हो ना, तो आप देख लो कि लोहे को तो बिना लाइट के आप तोड़ सकते हो, है ना, लेकिन आपको अगर लोहे को जोड़ना है, बिल्डिंग करनी है, तो वहाँ पर आपको यार लाइट की जरूरत पड़ती है ना। तो सेम ऐसे हो जाता है यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट से कि आपका जो एटीपी होता है, एटीपी की जरूरत होती है। वो एटीपी क्या है, एनर्जी का फॉर्म होता है जो आपकी बॉडी में रहता है ना। तो अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी अपन देखोगे, तो एग्जाम्पल में आपको देखो ये एग्जाम्पल जो 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको कोई 1 और 2 याद कर लेना, जो भी आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले है एसिटाइल कोएंजाइम लाइगेज, ठीक है, डीएनए लाइगेज और सक्सिनल कोएंजाइम लाइगेज। ये जो 3 एग्जाम्पल क्या है, लाइगेज एंजाइम के एग्जाम्पल है। अब अपन देखते हैं जो अपना छठवां एग्जाम्पल लिया गया है वो है आइसोमेरेज। तो आइसोमेरेज फिर से अपन वही अपना जो है अपनी विधि अपनाते हैं। सबसे पहले अपने लिखा आइसोमेरेज। तो आइसोमेरेज शब्द को अपन फिर से तोड़ेंगे तो 2 चीज़ निकलेगी। पहले सिर्फ चीज़ निकलेगी आइसोमर, ठीक है, पहला निकलेगा आइसोमर, फिर निकलेगा एज। तो एज का तो सिंपल सा बात है कि आपका क्या हो गया, एंजाइम हो गया। आइसोमर आपने देखा होगा कि आपने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे फर्स्ट यूनिट, तो वहाँ पर देखा था कि आइसोमर। तो आइसोमर में आपने क्या देखा था कि 2 कंपाउंड रहते हैं जिनकी क्या होती है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, बट उसका आपने देखा था कि उसका स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, बट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग रहती है, तो वो कहलाता है आइसोमर। तो इससे समझ में आ रहा होगा कि जब कोई एक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, जब कोई बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, तो वो क्या होता है, अपने आइसोमर में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, आइसोमेरेज कहते हैं। यानी व्हेन एनी मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू देयर आइसोमर, ठीक है, अपने आइसोमर में कोई अगर कन्वर्ट हो तो वहाँ पर जो एंजाइम वर्क करेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, आइसोमेरेज। तो देन यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा कि देन आइसोमेरेज एंजाइम टेक प्लेस। देखो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अपन यहाँ पर थ्योरी को समझते हैं। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, 2 एग्जाम्पल दिए गए, जैसे कि रेस्टिमेरेज एंजाइम, ईपीमेरेज एंजाइम जो है आइसोमेरेज एंजाइम की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर अपन देखने वाले कि एंजाइम का एक्शंस रहता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है। कहने का मतलब ये कि आपका जो एंजाइम किस तरीके से जो आप वर्क करता है, किस तरीके से आपका शो करता है। एक्शन का मतलब क्या होता है, उसके फंक्शन, वो अपना फंक्शन किस तरीके से शो करता है, कार्य कैसे शो करता है ना। तो वही अपन देखने वाले हैं। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, वो जिस तरह से शो कर रहा, कैसे, कब, क्यों, ठीक है, ये सब जो अपन मैकेनिज्म के अंदर देखते हैं। तो मैकेनिज्म का मतलब वही समझो कि यार जैसे काम करने का तरीका, ठीक है, कि एंजाइम किस तरीके से काम करता है ना। तो वो सब अपन इसके अंदर देखेंगे। तो इसको समझने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले एंजाइम के बारे में आपको समझना पड़ेगा, एंजाइम की स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो एंजाइम क्या होता है, देखो आपने जैसे अभी यहाँ पर हमने क्या किया, एंजाइम ड्रॉ किया। तो अभी एंजाइम के बारे में आपने बताया था कि एंजाइम क्या होती है, बेसिक सी प्रोटीन होती है ना। तो आपका मान लो क्या है, आपका एक एंजाइम है। तो एंजाइम में क्या होती है, एक बाइंडिंग साइट होती है, इस तरह से कुछ बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। तो इस बाइंडिंग साइट को अपन क्या कहते हैं, एक्टिव बाइंडिंग साइट कहते हैं, है ना। इसको अपन क्या कहते हैं, एक्टिव बाइंडिंग साइट कहते हैं। अब क्या होता है, देखो अब एक चीज़ समझो, ये तो क्या होगी, आपका एक्टिव बाइंडिंग साइट होगा। तो एक तो सिंपल सी एक एंजाइम है ना। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली केस में आपका जो एंजाइम रहता है वो क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। आपकी बॉडी के अंदर देखो बहुत सारे ऐसे एंजाइम रहते हैं जो क्या रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, मतलब किसी भी तरह का काम वो नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आपके बॉडी के अंदर कोई सबस्ट्रेस रहता है, जब कोई बायोकेमिकल रिएक्शन होती है ना, तो आपने देखो कि प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे अपन A B C ऐसे कुछ प्रोडक्ट आपस में बढ़कर A B ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं, आपस में C कर बना रहते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट रहते हैं इसी को अपन क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो आपका मान लो क्या है, कोई सब्सटेंस है, ठीक है। तो सब्सटेंस मान लो आपको क्या है, सब्सटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, आपका इस तरह से है, ठीक है। तो आपका क्या है, कोई सब्सटेंस है। तो आपका ये सब्सटेंस क्या करेगा कि इस एंजाइम से आके यहाँ पर क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा कि आपका यहाँ पर क्या बनेगा, आपका एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इस तरह से जैसे आप यहाँ से देख रहे हो ना, तो इस तरह से क्या होगा, आपका यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो यहाँ से जुड़ जाएगा। तो क्या ये क्या है, आपका एंजाइम है,
ये क्या है आपका सब्सटेंस है। तो जब ये आपस में जुड़ते हैं तो अपन क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अपन कॉम्प्लेक्स बस नहीं कहेंगे इसको, अपन कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो अपन क्या कहेंगे इसे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसी को अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं ESC। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है कि आपका जो एंजाइम है वो क्या है, इनएक्टिव है। ठीक है, जब एंजाइम इनएक्टिव है तो उसको ये आगे सब्सटेंस है वो क्या होगा, आगे से बाइंड होगा। तो बाइंड होने के बाद क्या होगा, आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होता है, आपका जो एंजाइम रहता है वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, एक्टिव। इनएक्टिव देखो, इनएक्टिव एंजाइम वो एंजाइम होता है जो किसी भी तरह का फंक्शन, किसी भी तरह का कार्य शो नहीं करता, मतलब मरा हुआ होता है। और एक्टिव एंजाइम वो होता है जो कार्य करता है, जिंदा। ठीक है, तो एंजाइम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव हो जाने के बाद क्या करता है, वहाँ पर आपको क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट क्या होता है, बनता है, प्रोडक्ट फॉर्म। जब एंजाइम एक्टिव हो जाता है क्या होता है, आपका प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो आपके जो सब्सटेंस से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसकी जो यही इसकी सिंपल सी मैकेनिज्म है कि सबसे पहले आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या होगा, बाइंड होंगे। बाइंड होने के बाद क्या करेंगे, आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या होगा, आपका जो एंजाइम एक्टिव होगा। एंजाइम एक्टिव होने के बाद क्या होगा, आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। अगर आप चाहो तो इस स्टेप को आप गायब भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा, आपका प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो सिंपल सी मैकेनिज्म है आपकी जो है एंजाइम की। अब यहाँ पर थ्योरी को भी अपन थोड़ा सा देखेंगे जो आपकी नोट्स में लिखी हुई है। तो उसमें लिखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, बाइंड होता है। बाइंड कौन होता है, जुड़ना। ठीक है, विथ यानी साथ। ठीक है, तो एंजाइम क्या होता है, सबस्ट्रेट के साथ क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मेक यानी बना लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपकी जो एक्टिव जो एंजाइम है वो कहाँ जुड़ता है, आपने यहाँ पर देखा होगा कि एंजाइम कहाँ जुड़ता है, जो आपकी जो एक्टिव साइट रहती है ना, एक्टिव साइट पे जुड़ता है। तो ये लिखा कि एंजाइम में क्या होता है, एंजाइम के पास क्या होती है, एक एक्टिव साइट होती है जहाँ पर क्या होता है, आपका सबस्ट्रेट क्या होता है, बाइंड होता है। और एक अपन को लगता है ताला चाबी की जगह, जैसे आपको यहाँ पर लगता है जैसे अपना ताला होता है ना, तो एंजाइम क्या करता है, जो ताला की तरह एक्ट करता है। और जो आपका सबस्ट्रेट क्या होता है, चाबी की, जैसे अपन चाबी को ताले में लगा देते हैं ना। ठीक है, वैसे ही आपका क्या होता है यहाँ पर वर्क करता है। तो क्या होता है, जब बाइंडिंग के बाद क्या होता है, आपको जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, मतलब प्रोडक्ट बन जाता है। और आपका जो एंजाइम रहता है वो भी क्या होता है, फ्री हो जाता है। मतलब उससे आपका जो सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ होता है वो प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होता है, अलग हो जाता है ना। और वो क्या होता है, फिर जाके किसी दूसरे सब्सटेंस से जुड़ जाएगा, क्योंकि वो तो भाई उसे काम करना है ना। तो क्या करेगा, वो तो किसी ना किसी से जुड़ता ही रहेगा। तो आपका क्या होता है, जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, आपके एंजाइम से अलग हो जाएगा। आपका एंजाइम फ्री हो जाएगा और फ्री हो जाने के बाद क्या होगा, आपको जो एंजाइम है किसी अनदर सब्सटेंस से जाके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। तो आगे सब वही सेम चीज़ लिखी हुई है जो अभी समझाई है कि आपका सबस्ट्रेट है, सबसे आपकी एंजाइम में जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट से आके क्या होता है, जुड़ जाता है। जुड़ जाने के बाद क्या होता है, आपका एंजाइम सबसे कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या हो जाएगा, आपका एंजाइम फ्री हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सिंपल से आपका लिखा हुआ है। अब आगे अपन पढ़ेंगे अपन आइसो एंजाइम के बारे में। मैकेनिज्म के बाद अपन जो आइसो एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले जो अपन ने टाइप में देखा था वो तो आइसो मैरिज, और यहाँ है आइसो एंजाइम। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको अच्छे से समझना कि सबसे पहले देखो यहाँ पर शब्द लिखा होगा आइसो एंजाइम। तो आइसो एंजाइम को जब अपन तोड़ेंगे तो दो शब्द निकलते हैं, होता है आइसो प्लस एंजाइम। तो देखो आइसो शब्द का मतलब क्या होता है, आइसो शब्द का मतलब होता है सेम, और एंजाइम तो एंजाइम ही भाई। तो अपन कह सकते हैं इसमें क्या होता है, सेम एंजाइम। यानी कि क्या होंगे, जब दो एंजाइम क्या होंगे, वो सेम होंगे, तो उसे क्या कहेंगे अपन, आइसो एंजाइम कहेंगे। तो थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि आइसो एंजाइम में क्या होता है, आइसो एंजाइम में आपके पास दो एंजाइम होते हैं जिनकी क्या होती है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है, मतलब डिफरेंट होती है। बट उनके मोड ऑफ एक्शन, मतलब काम करने का तरीका क्या होता है, सेम होता है। मोड ऑफ एक्शन बोलें या इसी को अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलें, ठीक है। तो क्या होता है, जब इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, सेम होता है, मतलब काम करने का तरीका सेम होता है, उनका काम भी सेम हो जाता है। जैसे एक का काम है कि ठीक है, एक किसी का काम है, कुछ भी काम हो सकता है ना। तो जब उनका काम सेम रहता है और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, अलग अलग रहती है, ठीक है। तो उसी एंजाइम को अपन क्या कहते हैं, आइसो एंजाइम कहते हैं। जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखा होगा कि आइसोमर्स के बारे में, आइसोमेरिज पढ़ी होगी, तो वहाँ पर देखा होगा कि इनका स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, और उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है। तो सेम वही है यहाँ पर कि उसकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है, बट उसका जो मोड ऑफ एक्शन रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो जो अपन क्या कहते हैं, आइसो एंजाइम कहते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखोगे कि आपकी बॉडी के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जो क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो वो क्या कहता है, 5 तरह का पाया जाता है, 5 फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। जैसे यहाँ पर लिखा है एंड, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, जिस फुल फॉर्म में नहीं लिखा है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5, मतलब 5 तरह का आपका जो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एग्जिस्ट करता है आपकी बॉडी में।
ठीक है। तो ये तो फॉर्म हो गए। और देखो सभी की क्या होती है, और सभी की जो है अपनी अपनी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लिख गया है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि सेम नहीं होती। यहाँ पर क्या होती है, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। बट सबका क्या होता है, सबका एक सेम ही काम होता है कि वो क्या कहते हैं, मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन मतलब काम, ठीक है। सबका एक सेम काम होता है, वो क्या कहते हैं कि जो आपका लैक्टिक एसिड रहता है उसको पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट करते हैं। भले ही उनकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है और उनका सभी का मोड ऑफ एक्शन सेम है, मतलब काम सेम है। जैसे यहाँ पर दिखा गया इनका काम क्या रहता है कि लैक्टिक एसिड को पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर जो है आपका जो LDH एंजाइम क्या करता है, वर्क करता है। अब अपन देखेंगे जो एंजाइम रहता है इसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या है। तो देखो अब यहाँ पर अपन देखने वाले हैं कि जो आपको जो एंजाइम का एक्शंस रहता है इसके फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग कहने का मतलब क्या है कि अपन ऐसे इसमें कुछ रीजन देखेंगे जिससे आपका क्या होता है, एंजाइम के एक्शन क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं, मतलब कम बढ़ होते रहते हैं। या किसी रीजन में आप देखोगे कि किसी एंजाइम में जो आपका एंजाइम क्या होता है, एक्शन शो नहीं करता है, किसी में आपका डिक्रीज होता है। कोई कौन से रीजन भी ऐसे भी होते हैं जिससे क्या होता है, आपका एक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो एंजाइम के एक्शन को जो है फैक्टर अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं, ठीक है, वो अपन यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर देखो कैसे इफेक्ट करता है, वो अभी अपन ने देखा था प्रॉपर्टी में कि आपका जो क्या था कि एंजाइम था वो क्या होता है, इनएक्टिवेट हो जा रहा था जब अपन हीट को, और जो पीएच था उसको अपन किसी बताएगा चेंज ला रहे थे। जब अपन एंजाइम की आप प्रॉपर्टी देख रहे थे तो उसमें मैंने एक पॉइंट बताया हुआ था। तो ठीक है, तो आपके क्या होता है, एक बॉडी का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे क्या होता है आपका जो एंजाइम रहता है वो सबसे अच्छा वर्क करता है, वो है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब भी अपन क्या करते हैं 35 डिग्री सेल्सियस से कम करते हैं या 40 डिग्री सेल्सियस से अपन ज़्यादा करते हैं टेम्परेचर को, तो आपका क्या होता है कि जो एंजाइम की एक्टिविटी रहती है या एक्शंस रहता है वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, मतलब कम होने लगता है, चाहे टेम्परेचर को बढ़ाओ या घटाओ। थोड़ा सा अगर इससे भी आप समझोगे ग्राफ से, तो अब जैसे यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर रहता है, एक टेम्परेचर कौन सा रहता है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। वही जो आपका टेम्परेचर होता है, यहाँ से कौन सा टेम्परेचर होता है, यहाँ से 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे आपको सबसे ज़्यादा रिस्पांस देखने को मिलेगा। लेकिन जब तुम इससे क्या करोगे, यहाँ से देखो यहाँ टेम्परेचर 0 रहता है और यहाँ से क्या करोगे, टेम्परेचर को यहाँ से इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पर रहता है 35 डिग्री सेल्सियस 40 के बीच। तो जब भी क्या करोगे, इससे टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो यहाँ से साइड आएगा, तो भी देखो क्या होगा, आपका एक्शन डिक्रीज हो रहा है। जितना ये नीचे जाएगा उतना एक्शन डिक्रीज होता है और जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा उतना एक्शन ज़्यादा रहेगा। लेकिन जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो भी क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। मतलब आप टेम्परेचर को चाहे इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, दोनों में आपका क्या होगा कि एक्शन इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। और दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या होता है, जैसे आपका जो सब्सटेंस था, तो देखो जितनी ज़्यादा आपका सब्सटेंस होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपको क्या होगा कि एंजाइम का एक्शन देखने को मिलेगा। कहने का जैसे कि आप देखोगे कि आपको एंजाइम का एक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट बन रहा था, तो भाई आप जितना ज़्यादा मटेरियल डालोगे उतनी ज़्यादा तो आपको एक्शन देखने को मिलेगा। जितनी ज़्यादा दाल आप कुकर में डालोगे तो उतनी ज़्यादा तो आपकी दाल बनेगी ना, ठीक है। तो वैसे आप यहाँ से समझो कि जितना ज़्यादा आपका सबस्ट्रेट होगा उतनी ज़्यादा आपको एंजाइम का एक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखोगे तो आप क्या होता है, यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है कि क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि समानुपाती, आप देख रहे होगे ना, समानुपाती है ना। तो समानुपाती को ही अपन इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन मतलब होता है मात्रा, तो आपको जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंजाइम एक्शन के। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा कि आपकी जब भी कंसंट्रेशन है सब्सटेंस की उसको इंक्रीज करेंगे, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा आपका एंजाइम का एक्शन होगा, और जितनी कम कंसंट्रेशन होगी उतना कम क्या होगा, आपका एंजाइम का एक्शन होगा। तो सिंपल सा है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। अब इसका थोड़ा सा अपन ग्राफ को भी अपन समझते हैं। तो ग्राफ में यहाँ पर वही शो किया गया है कि यहाँ से देखो कंसंट्रेशन, यहाँ पर क्या होता है, सब्सटेंस की मात्रा बढ़ रही है तो यहाँ पर एक्शन बढ़ रहा है। तो जितना ज़्यादा ऊपर आपकी लाइन बढ़ती जाएगी उतना एक्शन होता जाएगा, जितना ज़्यादा दूर बढ़ता जाएगा तो उतना ज़्यादा आपका सब्सटेंस बढ़ता जाएगा। यहाँ पर रहता है आपका एक्शन भी 0 रहता है, सब्सटेंस भी 0 रहता है। तो आप क्या रहेगा कि जितना आप सब्सटेंस बढ़ाते हो तो आपका क्या होता है, एक्शन हमेशा बढ़ता जाता है, कभी भी डिक्रीज नहीं होता है। अगर सब्सटेंस को आप बढ़ाते जाओगे तो एक्शन कभी भी डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसे अपन क्या करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे। तो ये सिंपल से एक ग्राफ है, ग्राफ को भी आप ड्रॉ कर सकते हो। अब तीसरा जो फैक्टर है वो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। तो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम को भी आप समझो कि जितने ज़्यादा आपके एंजाइम होंगे तो उतने ज़्यादा वो काम करेंगे, उतने ज़्यादा आपको एक्शन देखने को मिलेगा, है ना। तो सिंपल से वही है, चाहे आप देखो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस की तरह है, यहाँ पर जहाँ भी सब्सटेंस लिखा था वहाँ पर आप एंजाइम कर दोगे तो आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। कैसे कि जब भी आप क्या कहोगे कि कंसंट्रेशन जो एंजाइम है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, किसके, जो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन रहता है उसके। तो जब भी आप क्या कहोगे कि एंजाइम की कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन या इसी को बोलते हो तो एंजाइम का एक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्या होगा कि आपका एंजाइम का एक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो आपका एंजाइम का क्या होगा, एक्शन इंक्रीज होगा। एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगी तो आपका जो एक्शन भी क्या होगा डिक्रीज होगा। और ग्राफ भी आप देख रहे होगे बिल्कुल सेम ग्राफ है दोनों में,
ठीक है। बस यहाँ पर क्या होगा कि सक्सेस की जगह आपने एंजाइम लिख दिया। तो सेम देखो इसमें भी बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो भी तो एकदम से सीधी जा रहा है, एक्शन बढ़ता ही जा रहा है, डिक्रीज कभी नहीं होगा, है ना। तो ये सिंपल सा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है। देखो अपना जो चौथा फैक्ट अफेक्टिंग है वो है पीएच के बारे में। तो पीएच भी देखो सेम टेम्परेचर की तरह होता है। तो देखो एक यहाँ पर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया गया है जिस पे आपका जो है एंजाइम वर्क करता है, वो है 4.5 टू 5.5 जो पीएच रेंज है, इसमें आपका जो है एंजाइम सही तरह से वर्क करेगा। लेकिन जब भी आप क्या करोगे 4.5 से आप कम करोगे, ठीक है, पीएच को, या 5.5 से आप क्या करोगे पीएच को ज़्यादा बढ़ाओगे, तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपकी जो एंजाइम की एक्टिविटी रहती है वो क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, मतलब एंजाइम जो है आपका सही तरीके से वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर आपका पीएच है, तो यहाँ पर आपका ऑप्टिमम पीएच है 4.5 टू 5.5। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको देखो सबसे ज़्यादा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। लेकिन जब जैसे ही आप यहाँ से पीएच को डिक्रीज करती हो तो आपका एक्शन डिक्रीज हो रहा है, और पीएच को इंक्रीज करोगे तो भी आपका क्या होता है, एक्शन आपका डिक्रीज होगा। तो ये तो सिंपल सा जो टेम्परेचर की तरह है पूरा पीएच रेंज पे। अब जो पांचवा और लास्ट फैक्ट अफेक्ट है वो है एक्टिवेटर और इनिवेटर। देखो एक्टिवेटर और इनिवेटर के बारे में वैसे तो आप आगे पढ़ोगे कि एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनिवेशन, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझो कि क्या होगा, इतना समझो कि क्या होता है कि आपका जो कंसंट्रेशन रहती है एक्टिवेटर की, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंजाइम एक्शन से। देखो एंजाइम जैसा आपने देखा था कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ऐसी कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटर भी होता है। ठीक, आप वो सेम है, बस आप सबस्ट्रेट की जगह आप एक्टिवेटर लिख दो, बाकी पूरा सेम ही है। यहाँ पर जैसे आप ग्राफ में भी देख रहे होगे कि यहाँ पर सबस्ट्रेट की अपने एक्टिवेटर कर दिया है, तो जैसे ही एक्टिवेटर की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो क्या होता है, आपका एंजाइम का एक्शन ज़्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जब भी कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करोगे एक्टिवेटर की, तो एंजाइम का एक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यहाँ पर इनिवेटर लेकिन उसका उल्टा होता है। इनिवेटर क्या होता है कि इनिवेटर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है एक्शंस की। जैसे आपका कंसंट्रेशन जो क्या रहे, इनिवेटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि आपका जो एक्शंस रहता है वो क्या होगा, डिक्रीज होने लगता है। मतलब इसको इंक्रीज करोगे तो ये कम होगा, इसको कम करोगे तो ये ज़्यादा होगा, क्योंकि ये रहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या क्या कहेंगे अपन, एक के बटे में लिख देंगे कि एंजाइम एक्शन, है ना। तो ये तो सिंपल सा हो गया आपकी फैक्टर का फैक्टिंग। अब अपन थोड़ा सा अपने सिलेबस में दी गई है माइकल मेंटन इक्वेशन, इसके बारे में भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। देखो अब अपन देखेंगे कि जो माइकल मेंटन इक्वेशन है जो कि आपके सिलेबस में दी गई है वो क्या होती है। तो माइकल मेंटन इक्वेशन देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम के नज़रिए से भी, क्योंकि इसमें जो कुछ इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में आप पूछ सकता है, तो आप लेकिन ईजी है, आप इसको पढ़ लेना। तो सबसे पहले इतना सा समझो कि ये जो नाम है, ठीक है, ये नाम पता है कैसे दिया गया, क्योंकि आपको देखो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था माइकल, एक का नाम था मेंटन। तो इन दोनों ने क्या किया, एक इक्वेशन दी, ठीक है, इसलिए इस इक्वेशन को अपन क्या कहते थे, माइकलिस मेंटन इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि ये दोनों उनके साइंटिस्ट के नाम है ना, इसलिए इसको कहते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है, तो वही पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट थे माइकलिस और मेंटन। ठीक है, इन्हें कहा था एक इक्वेशन दी थी, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं कि माइकल मेंटन इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन रहती थी, एक इक्वेशन पता है क्या करती थी, रिलेशनशिप बताती थी दो चीज़ों के बीच में। एक रहता था कि आपको जो रेट ऑफ रिएक्शन रहता था, या उसको अपन वेलोसिटी भी बोलते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन था, और साथ ही साथ आपको जो सब्सटेंस था उसकी कंसंट्रेशन के बीच जो रिएक्शन था, ठीक है, और उसको क्या करता था कि आपकी जो है ये जो माइकल मेंटन इक्वेशन रहता है वो शो करता था। मतलब इक्वेशन में बेसिस यही बताया गया था कि आपका जो रिएक्शन हो रहा था उसका रेट क्या था, उसकी वेलोसिटी क्या थी, और साथ ही साथ जो सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन थी इसके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, इस जो है इस इक्वेशन के बीच में बताया गया था। अब ये तो छोटी सी एक अलग बात हो गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन थोड़ा सा क्या दिया गया है कि यहाँ पर आप छोटी सी एक चीज़ समझो कि यहाँ पर दिया गया है जो सबस्ट्रेस है उसकी कंसंट्रेशन को अपन एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। अब एक्स एक्सिस आप यहाँ पर एक चीज़ समझो कि मान लो आपका क्या है, आपका ये क्या है, ग्राफ है, क्योंकि देखो अब सिलेबस में देखोगे तो वहाँ पर दिया गया है दो ग्राफ के बारे में किया गया है कि लाइनियर बीवर प्लॉट, ठीक है, अब माइकलिस प्लॉट, ऐसा कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले अपन जो लाइनियर बीवर प्लॉट को देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका मान लो क्या है, कुछ देखो ग्राफ इस तरह से होता है ना, तो ग्राफ में यहाँ पर क्या होती है, एक्स एक्सेस होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स एक्सेस बोलते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं वाई एक्सेस बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इस पर लिखा गया है कि जो सबस्ट्रेस होता है, कंसंट्रेशन की सबस्ट्रेस होती है, यानी कि सबस्ट्रेस को अपन प्लॉट कहते हैं एक्स एक्सिस पे। मतलब यहाँ पर ये वाली जो एक्स एक्सेस है, ठीक है, ये क्या कहेगी, आपको जो कंसंट्रेशन रहती है सबस्ट्रेस की, ठीक है, उसको शो करती है, ठीक है, उसको दर्शाती है अपन एक्स एक्सिस पे। अब दूसरी थ्योरी में किया गया है कि जो वेलोसिटी रहती है, ठीक है, वेलोसिटी थी रेट ऑफ रिएक्शन की वेलोसिटी को अपन वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। मतलब ये जो वाई एक्सिस थी ये क्या करेगी, आपकी जो वेलोसिटी रहती है, ठीक है, उसको क्या करेगी, शो करेगी।
तो अब जब अपन इससे बनाते हैं ग्राफ बनाया कि अपन ने एक्स एक्स पे अपन ने जो कंसंट्रेशन और सबस्टेंस बना दिया, वाई एक्स पे अपन वेलोसिटी बना दी, तो इसी ग्राफ को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि इनिशियल, देखो यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर एक पॉइंट इसको समझो, यहाँ पर लिखा है कि इनिशियल यानी कि शुरुआत की कंसंट्रेशन क्या रहती है, कंसंट्रेशन और वेलोसिटी रहती है वो क्या रहती है, जीरो रहती है। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देखोगे ना प्रॉब्लम में क्या दिया, यहाँ पर क्या है इनिशियल है, तो यहाँ पर आपकी जो पता है वेलोसिटी भी क्या होगी आपकी जीरो होगी, आपका सब्सटेंस भी क्या होगा जीरो होगी। तो ये जो ग्राफ बनता है इसी को अपन क्या कहते हैं, लाइनियर वीवर प्लॉट, लाइनियर वीवर प्लॉट, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें देखो वही लिखा गया कि जो सबस्टेंस की कंसंट्रेशन है उसको एक्स एक्सेस पे प्लॉट करते हैं और जो वेलोसिटी है उसको वाई एक्सेस पे प्लॉट करते हैं। फिर लिखा है कि जो कंसंट्रेशन की जो इनिशियल वेलोसिटी रहती है, शुरुआत की सबसे वेलोसिटी रहती है वो जीरो रहती है, क्योंकि शुरुआत में तो देखो कोई काम जो जब स्टार्ट नहीं करोगे तो भाई जीरो रिस्पॉन्स देगा ना, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो उसका रेट भी क्या होगा, जीरो होगी। लेकिन जब भी क्या करोगे आप वहाँ पर सब्सटेंस बनाते जाओगे, आप मटेरियल देते जाओगे तो क्या होगा कि आपका जो काम बढ़ेगा, ठीक है, तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। देखो यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम वेलोसिटी, जब क्या होगा आपको जो मैक्सिमम रिस्पांस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसको अपन वी मैक्स से लिखते हैं, मैक्स यानी मैक्सिमम, वी यानी वेलोसिटी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ठीक है, जब वो अपन को प्राप्त हो जाती है, मतलब जितना भी काम अपन को चाहिए, तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो वेलोसिटी रहती है वो क्या हो जाएगी, बिकम कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब उसके बाद तुम सब्सटेंस को चाहे कितना ही देते रहो, ठीक, कितने सब्सटेंस भेजते रहो, उसने कह दिया कि भाई हमको इतना काम करना है और उसने अपना उतना काम कर दिया, तो उसके बाद जो है तुमको किसी भी तरह का रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर तुम देख रहे होगे कि जब घर बनता है तो जो कारीगर होता है उसका काम रहता है कि तुमको जो है शाम के 6 बजे तक काम करेगा, तो 6 बजे वो क्या होगा कि उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। अब भाई 6 बज गए हैं, 6 बजने के बाद कारीगर ने कह दिया भाई अब मैं काम नहीं करूँगा, ठीक है, मैं कॉन्स्टेंट हूँ, चाहे उसके बाद तो तुम वहाँ पर कितने ईंट भेजते रहो, कितने गुम्मे भेजते रहो, उसके बाद वो काम नहीं करेगा ना, क्योंकि जो उसका टाइम हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर होता है कि जब भी आपकी कोई रिएक्शन रहती है तो उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है, उसके बाद क्या होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद तुम सबस्टेंस भेजते रहो तो भी कोई रिस्पांस नहीं पड़ता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नियतांक, मतलब आप चाहे तुम कुछ भी करते रहो उससे आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो जब एक ग्राफ बनता है, सब जैसे ये जो ग्राफ बनता है वही लिखा है कि इसके बाद ये जो ग्राफ बनता है इसी को कहते हैं अपन वीवर वर्ग प्लॉट, ठीक है, वीवर वर्ग प्लॉट कहते हैं। और यहाँ पर आप देखो वही ग्राफ बना हुआ है कि यहाँ पर देखो एक्स एक्सेस है, इससे अपने सब्सिडी को प्लॉट किया गया है, और वाई एक्सेस यहाँ पर वेलोसिटी को क्या है अपने प्लॉट किया है। जब भी क्या कहेंगे अपन सबस्टेंस की मात्रा बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। अभी अपने देखा था ना कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम, ठीक है, मतलब हमने देखा था कि एंजाइम का रेट अपन जब भी इंक्रीज कर रहे थे तो आपका क्या होता है, सबस्टेंस का रेट जब भी अपन बढ़ा रहे थे तो वेलोसिटी थी वो आपकी बढ़ रही थी। तो यहाँ क्या करेगा, जब भी आपका सबस्टेंस बढ़ रहा है तो आपकी वेलोसिटी आपकी जो बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन, तो क्या होगा आपके रिएक्शन का क्या होगा, रेट बढ़ेगा। बट एक टाइम के बाद क्या होगा कि आपका जो मैक्सिमम रिस्पांस देखने को मिलता है वी मैक्स, ठीक है, वी मैक्स के बाद क्या होगा, आप कितने सबस्टेंस बढ़ाते जाओ हमेशा इससे ज़्यादा रिस्पांस देगी नहीं, ठीक है, इससे कम तो दे सकती है लेकिन इससे ज़्यादा रिस्पांस देगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका रिस्पांस रहता है वो क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। सब्सटेंस को कितना बढ़ाते रहो तुम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस की जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो इससे सिंपल सा क्या है आपका जो है लाइनियर वीवर वर्ग प्लॉट है। अब यहाँ पर आप अपन थोड़ा सा अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला इक्वेशन का खेल, मैथ का खेल यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो ज़्यादा डरना नहीं क्योंकि सब इजी ही है, बस आपको तो एक आध दो इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना। तो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन याद करनी है, तो माइकल मेंटन ने जो इक्वेशन दी थी वो ये है। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को याद कर लेना, ओके। इस इक्वेशन को याद करोगे तो इस इक्वेशन में आपको सबसे पहले इसको तो हटा दो। यहाँ क्या लिखा है आपका जो v होता है, v यानी कि वेलोसिटी, यहाँ पर जो v है वो इक्वल होता है v मैक्स, ठीक है, और एस के एम प्लस एस, ठीक है। जहाँ पर यहाँ पर जो v है वो क्या होती है, मेजर वेलोसिटी होती है, मेजर वेलोसिटी जो आपने नापी हुई होती है, ठीक है, मेजर की हुई होती है। तो v यानी कि मेजर वेलोसिटी, मतलब जो आपको मेजर करना है, पता करना है, ठीक है, वेलोसिटी। और v मैक्स होती है मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी वो कि इससे कम वेलोसिटी तो हो सकती है पर इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब इससे ज़्यादा आपको कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा, तो होती है v मैक्स, है ना। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी कहलाता है v मैक्स। तो यहाँ पर जो s है, ठीक है, s यानी कि सब्सटेंस, ठीक है, तो सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है, मात्रा कितनी है ना। और के एम क्या है आपका, एक देखो हमेशा आपने जब फिजिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, 11-12 पे, तो उसमें के को हमेशा कांस्टेंट लिखा करते थे, लेकिन यहाँ पर के एम कर दिया है। तो एम यानी कि माइकल मेंटन, यानी कि माइकल का एम और मेंटन का एम, तो दोनों से एम मिला के एक एम कर दिया, तो के एम यानी कि माइकल एस मेंटन कांस्टेंट को अपन कहते हैं के एम,
यहाँ पर एस जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, वी मैक्स क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी है, और जो है बी यानी कि वो वेलोसिटी जो अपने को पता करना है। तो जब भी अपन वेलोसिटी को किसी भी रिएक्शन का, ठीक है, अपन वेलोसिटी को पता करते हैं तो अपन वहाँ पर ए वाला फॉर्मूला पता करते हैं। ठीक है, अपन को पता तो रहता है मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी आएगी, इससे ज़्यादा तो आएगी नहीं, तो अपन मैक्सिमम वेलोसिटी ले लिया। और यहाँ पर जो सबस्ट्रेट अपने कितना यूज़ किया है, कितना कंसंट्रेशन है, तो सबस्ट्रेट की अपने मात्रा यूज कर ली। यहाँ पर जो के एम रहता है, देखो के एम का भी अपन के एम रहता है कांस्टेंट रहता है, अपन को पता रहता है ना। अभी के एम कितना होता है वो अभी मैं जो आगे मैं बताऊँगा, ठीक है। तो के एम भी अपन को पता रहता है, तो के एम को और सबस्ट्रेट की मात्रा को जब अपन जोड़ के, ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं वी मैक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे जो वैल्यू आती है, ठीक है, उससे अपन इसकी वैल्यू को डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है आपकी जो वेलोसिटी रहती है रिएक्शन का वो पता चल जाता है। तो माइकलस मेंटन ने यही अपन को क्या किया था कि जो अपन उनके बीच एक रिलेशन बताया था सबसे की कंसंट्रेशन और वेलोसिटी के बीच, है ना। तो सिंपल सा आपकी एक इक्वेशन आपको याद करनी है ना। अब देखो अब क्या होगा कि इस इक्वेशन को अपन ने क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया, है ना। अपन ने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। अब देखो इसको कैसे समझो, थोड़ा सा इसको समझो, पेज भर चुका है पूरा। देखो आपकी जो यहाँ पर इक्वेशन दी गई है v इक्वल टू वी मैक्स, ठीक है। वी मैक्स क्या है आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख दिया आपने के एम प्लस सबस्ट्रेट। अब इसको देखो आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू होती है तो उसकी हमेशा उसके बटे में, ठीक है, भागे में क्या होता है, हमेशा एक ही होता है ना। जब हमेशा एक होता है ना। तो यहाँ पर अब देखो कि जब आप इसको उल्टा, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना। तो अब एक इसको उल्टा किया तो एक क्या जाएगा आपको ऊपर जाएगा, ठीक है, और जो भी है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसे ही आपका जो के एम प्लस ये है ऊपर जाएगा, आपको जो बी मैक्स वाली वैल्यू है वो आपकी नीचे आ जाएगी। तो आपको क्या होगा, भी आपके एक ऊपर जाएगा ना, तो एक बटे भी हो जाएगा, ठीक है, और प्लस के एम प्लस बी मैक्स आपका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इनवर्स हो गया। तो देखो सेम वही लिखा होगा ना, बस आपको थोड़ा सा हटा दो, गलत लिख गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका यहाँ पर देखो सेम वही आ गया, है ना। तो आपने जब इसको उल्टा किया तो इनवर्स किया इस वाली इक्वेशन को, तो आपको ये वाली जो क्या आपको देखने को मिली। अब क्या करेंगे अपन जो है, ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस रहता है, यहाँ पर ये जो प्लस रहता है, तो इस वाली वैल्यू को एक बार अपन जो है इसके बटे में लिख देंगे, और इस वाली वैल्यू को एक बार जो अपन इसके बटे में लिख देंगे। तो अपन ने इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, है ना। तो अपने के एम बटे वी मैक्स एक्स अलग कर दिया, के एम की बटे में अलग एक बार अलग लिख दिया, और अपन ने प्लस का चिन्ह लगाया, और अपन ने जो एस की बटे में जो वी मैक्स प्लस एस को अलग लिख दिया, है ना। तो अपन इसको अलग अलग कर दिया। अब देखो कि यहाँ पर देखो एस ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है, ठीक है। यहाँ पर जो है देखो कोई भी यहाँ पर निशान नहीं, चिन्ह नहीं है प्लस माइनस का यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर क्या कहेंगे, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। जब कोई भी ना हो तो उसे मल्टीप्लाई कहते हैं। तो यहाँ पर जो एस की वैल्यू रहती है वो एस को क्या कहेगी, कट कर देगी। जब यहाँ पर एक कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक बचेगा, मतलब ये जो है आपका जेंगे नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, कट हो जाएगा। तो अगली रिएक्शन में वही सेम लिखा होगा कि आपका देखो 1/v पूरा सेम है, के एम बटे वी मैक्स एस पूरा सेम है, बट आपका जो यहाँ का एस था और नीचे का एस था वो कट गया, तो एक बटे वी मैक्स बचा, है ना। तो सिंपल सा बचा, है ना। अब यहाँ पर देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आपको पता है कि के एम की हमेशा यहाँ पर क्या रहता है, इनटू में हमेशा एक रहता है, क्योंकि एक का आपस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा, वही आएगा। तो जब भी कोई नहीं होता है तो उसका एक होता है ना। तो आप क्या कहेंगे, जो के एम और वी मैक्स को आप अलग लग दोगे, और आपका इंटू यानी कि यहाँ पर क्या आता है, इंटू का मतलब होता है गुणा, है ना। तो एक बटे एस कर दोगे और आपकी जो प्लस की वैल्यू लगा देते हैं, तो आपने वही लिख दिया। अब क्या होता है, जो आपकी एक इक्वेशन आपको आप याद करनी पड़ेगी, वो है लाइनियर ग्राफ इक्वेशन। तो लाइनियर ग्राफ इक्वेशन आप इसको याद करो थोड़ा सा, कि लाइनियर ग्राफ इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब जब इस इक्वेशन को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, देखेंगे, तो देखो यहाँ पर जो y की जगह आपको क्या लिखा है, एक बटे वी। तो y के बराबर क्या होगा, आपका एक बटे वी हो जाएगा। और m की जगह आपको क्या लिखा है कि m बटे वी मैक्स, तो m इक्वल टू कि m अपन वी मैक्स हो जाएगा। और x की जगह पर क्या लिखा, 1/s, तो s इक्वल टू 1/s हो जाएगा। और c की जगह क्या लिखा है, 1/v मैक्स। देखो यहाँ पर सेम लिखा हुआ है कि v इक्वल टू 1/v, देखो y इक्वल टू 1/v, ठीक है, m इक्वल टू के एम अपन वी एक्स, यहाँ पर m लिखा है, तो देखो के एम अपन वी एक्स, यहाँ पर x यानी कि x यानी क्या होगा 1/s, यानी क्या लिखा है x इक्वल टू 1/s, वैसे c यानी कि 1/v मैक्स, यहाँ जैसे यहाँ पर c लिखा है ना, c 1/v मैक्स, और प्लस की जगह प्लस है ना। तो इसको क्या किया अपने, जो एक दूसरे का कंपेरिजन कर दिया है ना। तो लाइनियर ग्राफ इक्वेशन आपको इसको याद करना है, और वो जो अभी मैंने फॉर्मूला शुरुआत में बताया हुआ था, ठीक है, ये वाला, इन दोनों को आप याद कर लोगे और उसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लोगे, तो बस आपको यहाँ पर लिख सकते हो, ज़्यादा डन नहीं, क्योंकि मैथ की इक्वेशन है ना। तो अब यहाँ पर देखो ग्राफ के बारे में आप थोड़ा सा समझो। तो देखो ग्राफ वही सेम यहाँ पर आया था कि यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले इसको पेज को थोड़ा सा सही कर लेते हैं, है ना, पेज की कमी पड़ गई थी मेरे को।
है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि एक्स एक्स पे यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेस है, और यहाँ पर क्या था आपका वेलोसिटी थी। तो आपका क्या देता है, कंसंट्रेशन सबस्ट्रेस की और वेलोसिटी का ग्राफ था, कुछ इस तरह से था, आपने ऐसा सीधा बढ़ रहा था, है ना। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो पॉइंट रहता है जहाँ से आपको स्टार्ट होता है तो वो कहता है सी कहलाती है, ठीक है। तो ये सी है, और यहाँ से आप जब यहाँ पर देखते हो तो ये क्या आता है, एम रहता है, ये वाली सी दी जाती है, इसको क्या कहते हैं अपन एम कहते थे। तो एम क्या है, सिंपल सा, आप इसको अभी यहाँ पर नहीं लिखना है, इसको ना लिखना, ठीक है। यहाँ पर ओनली यहाँ पर ये वाली क्या रहती है, यहाँ पर एम रहता है, ये रहती है वाई, ये रहती है एक्स। अभी अपन ने देखो, अपन ने किसका, एम का, सी का, वाई का, एक्स का मान निकाला था, तो वहाँ पर यहाँ रख लिया। तो वाई का मान था 1/b, तो अपन ने यहाँ पर रख लिया। सी का मान था 1/v max, तो वो अपन यहाँ पर रख लिया। और एम का मान था v max, तो वो अपन यहाँ पर रख दिया। और एक्स का मान था 1/s। तो ये तो अपन ने क्या किया, ग्राफ को अपन ने प्लॉट कर लिया। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को जो है फिर से देख लेना, आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। मैथ वाले जो होंगे होप उनको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा बायोलॉजी वालों को कठिन आया होगा, लेकिन फिर भी जो इतनी ईजी तरीके से मैंने समझाया है तो होप समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी नहीं आया तो कमेंट में आप पूछ लेना, मैं आपको जो है समझा दूँगा। अब देखो, अब आपकी जो सिलेबस में जो माइकलिस मेंटर जो आपका जो इक्वेशन है उसके अंदर जो दूसरा प्लॉट दिया गया है, आपकी पहला प्लॉट था जो लाइनियर ग्राफ इक्वेशन थी, ठीक है, या उसी को अपन लाइनियर वीवर प्लॉट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा प्लॉट है वो है माइकलिस प्लॉट। ये जो आपका दिया गया है, तो इसमें बेसिक सी क्या होता है, बेसिकली आपका जो अभी आपने देखा था कि आपको जो Km था, अभी अपन लास्ट इक्वेशन में अपन इक्वेशन देख रहे थे ना, तब मैंने बताया था Km क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। बताया था ना कि जो अपन Km का भी एक कांस्टेंट होता है, तो जो Km होता है ना, ठीक है, इसका जो मान है वो अपन जो है माइकलिस प्लॉट के द्वारा अपन पता करते हैं। तो यहाँ पर जो Km का मान था वो जो माइकलिस मेंटन, जिसको अपन माइकलिस मेंटन कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है, उसको जो है अपन इस फॉर्मूला से अपन बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका जो Km है वो किसके इक्वल होता है, जो K2 + K3 डिवाइडेड बाय K1 के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया गया कि द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, जो ये फॉलोइंग एक रिएक्शन है, ठीक है, वो ऑब्टेन होती है एक सुटेबल एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, मतलब एक अपन सुटेबल एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करते हैं बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अपन को जो है ये जो रिएक्शंस है, ठीक है, वो क्या होती है, अपन को ऑब्टेन होती है, मतलब प्राप्त होती है। तो यहाँ पर मैं देखो वही सेम फॉर्मूला जो अभी अपन ने यहाँ पर पहले याद किया हुआ था, ठीक है, V = V max, ठीक है, S/Km + S, ठीक है। तो अपन आप सोचो क्या हो जब जो यहाँ पर V का मान जो है हाफ V max हो, मतलब जितनी आपकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है उसकी आधी वेलोसिटी हो, ठीक है। V का मान क्या हो, 1/2 V max हो। तो अब जो V का मान, जो ये वाला जो मान है, ठीक है, वो अपन क्या करेंगे, V की जगह यहाँ पर रख देंगे। तो अपन ने V की जगह अपन ने इसको लिख दिया। तो अपन ने क्या किया, 1/2 V max इक्वल टू अपन ने क्या कर दिया, V max अपॉन S, ठीक है, V max S/ Km + S कर दिया अपन ने, मतलब पूरा का पूरा यहाँ पर जो पूरा का पूरा इसको सेम कर दिया। बट V की जगह अपन ने 1/2 V max क्या कर दिया, अपन ने यहाँ पर मान रख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन इस स्टेप में, अब अपन के पास ये वाला जो Km + S है, इसको अपन ट्रांसफ़र करके यहाँ भेज देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर आप देख रहे होगे, जैसे यहाँ पर आप देखोगे, थोड़ा सा इसका आगे देखोगे ना, कि यहाँ पर जो Km + S है इसको अपन ट्रांसफ़र करके यहाँ भेज दिया। तो यहाँ का जो V max है इसको ट्रांसफ़र करके यहाँ भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ का जो Km + S है वो यहाँ आ गया है, ठीक है, यहाँ मतलब यहाँ आ गया है, और 2 जो अपना जगह तहीं है ही, ठीक है। और बाकायदा आपको जो V max था वो आपको इसकी डिवाइड में यहाँ इसकी जगह पहुँच गया, तो ये है। और बाकायदा V max अपन S रखा होगा यहाँ पर। अब देखो ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है, तो इसको अपन ने क्या कर दिया, कट कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो अब कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पर बचा सिर्फ S, और बाकी पूरा का पूरा मान आप सेम रख देंगे। यहाँ पर S बचा हुआ है। अब देखो यहाँ पर जो 2 है इसको आप जो है देखो यहाँ पर था, ठीक है, किसके बटे में, मतलब भागे में था। अब जब इसको अपन यहाँ पर भेजेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ भागे में था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से जाएगा तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2S हो जाएगा। तो Km + S = 2S। अब यहाँ पर जो S है, अभी S यहाँ पर था प्लस का, तो S को उठा के अपन इस साइड भगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो S क्या है आपका, माइनस का हो गया। तो जब दो S में से एक S जाएगा तो आपका क्या बचेगा, एक S बचेगा। और तो क्या होगा, अपन जो Km है वो एक S के इक्वल हो गया। कब, जब तो अपन कह सकते हैं कि जब क्या होता है, आपकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी, जो हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, तब आपका जो Km रहता है उसका मान कितना होता है, ठीक है, कि मतलब जो सब्सटेंस की जो मात्रा के बराबर होता है। जैसे आप यहाँ पर गैप में देख रहे होगे कि यहाँ पर देखो जितना आपकी सब्सटेंस की मात्रा है उतना ही क्या है आपका जो उतनी पे आपको हाफ मैक्सिमम, ठीक है, हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगी। तब वहाँ पर क्या जो Km क्या होता है, Km का मान भी क्या होगा, आपकी जो सब्सटेंस के मान के बराबर होगा।
ठीक है। तो ये तो आपका क्या होगा Km हो गया। यहाँ पर आप वही ग्राफ है, सेम ग्राफ है, बाकायदा पूरा सेम ही ग्राफ है कि आपकी वी मैक्स लिखा गया है। यहाँ पर जो है आपका कांस्टेंट हो जाता है, बस यहाँ पर लिख दिया गया कि ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पर A है, B है, C है, तो इसका कोई आपको कोई है नहीं, बस जस्ट शो कर दिया गया है ना। अब जो आपके सिलेबस में अगला टॉपिक दिया गया है वो है एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। तो एंजाइम इनहिबिशन को आप छोटी सी एक चीज़ से समझो कि एंजाइम इनहिबिशन, देखो इनहिबिशन यानी कि इनहिबिट का मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है। जैसे प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, ठीक है। इनहिबिट का मतलब क्या होता है, ऐसे रोकना, ठीक है। तो एंजाइम इनहिबिशन में क्या है, मतलब इसमें क्या होगा कि एंजाइम क्या होगा, एंजाइम का इनहिबिशन होगा, मतलब एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी वो क्या होंगी, उनको अपन इनहिबिट करेंगे, मतलब रोक देंगे, ठीक है। तो एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है कि व्हेन यानी कि जब एनी सब्सटेंस बाइंड हो एंजाइम, मतलब जब भी कोई सब्सटेंस एंजाइम से क्या होता है, बाइंड होता है, तो क्या होता है एंजाइम की एक्टिविटी रहती है वो क्या होती है, इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। तब उस जो सब्सटेंस को अपन क्या कहेंगे, एंजाइम इनहिबिटर कहेंगे। लेकिन जो ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, कि प्रोसेस हो रही है ना कि आपका एंजाइम की एक्टिविटी लॉस हो रही है, इनहिबिट हो रही है, तो इसी प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, एंजाइम इनहिबिशन करेंगे। अब देखो जो एंजाइम इनहिबिशन होता है वो देखो 3 तरह का होता है, एक रिवर्सिबल इनहिबिशन, रिवर्सिबल इनहिबिशन और तीसरा जो एलोस्टिक इनहिबिशन। 3 तरह का आपको एंजाइम इनहिबिशन या एंजाइम इनहिबिटर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आप समझो कि एंजाइम का इनहिबिशन होता कैसे है। तो मान लो आपको समझो कि आपका ए वाला सब्सटेंस क्या है, आपका एक एंजाइम है, ठीक है, आपका क्या एक एंजाइम है, ये आपका क्या एक सब्सटेंस है, ठीक है। ये मतलब ये क्या है आपका एक थोड़ा सा इसको यहाँ पर, ये आपका क्या है एक सब्सटेंस है और ये आपका क्या है यहाँ पर इनहिबिटर है, ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर ये जो बाइंडिंग साइट है, तो यहाँ पर एक सब्सटेंस और एंजाइम है, तो यहाँ पर इनहिबिटर है, तो यहाँ पर इनहिबिटर क्या करेगा कि यहाँ पर जहाँ पर ये जो साइट थी या एक्टिव साइट जहाँ पर सब्सटेंस को बाइंड होना चाहिए था, तो वहाँ पर क्या होता है आपका इनहिबिटर बाइंड हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनहिबिटर बाइंड हो गया, आपका एंजाइम है, एंजाइम की जगह इनहिबिटर बाइंड हो गया, तो एंजाइम प्लस इनहिबिटर बाइंड हो गया, तो क्या होगा कि आपका जो सब्सटेंस होगा वो क्या होता है कि बाइंड नहीं कर पाता है। जब आपका सब्सटेंस एंजाइम से बाइंड नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो किसी भी तरह की आपको एंजाइम की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो सिंपल सा हो, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर मैं भी समझा देता हूँ एक बार कि देखो सबसे पहले तो एक एंजाइम है और ये आपका क्या है सब्सट्रेट है और ये आपका इनहिबिटर है। तो सब्सट्रेट को यहाँ पर बाइंड होना था, ठीक है, नॉर्मली एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन वहाँ पर क्या रहता है आपके इनहिबिटर थे। तो इनहिबिटर क्या है, सब्सट्रेट की जगह यहाँ पर एंजाइम से यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं। जहाँ पर सब्सट्रेट को बाइंड होना था ना, तो वहाँ पर एंजाइम क्या होगा, ठीक है, एंजाइम और इनहिबिटर क्या होगा, बाइंड हो गए। तो क्या होगा, अब जब यहाँ पर बाइंड हो गया तो यहाँ पर जो जगह थी ये क्या कर ली, आपकी इनहिबिटर ने पहले से ही बुक कर ली। तो अब जब यहाँ से इनहिबिटर आपका बैठ चुका है तो आपका सब्सटेंस है वो यहाँ पर बैठ नहीं पाता, मतलब बाइंड नहीं हो पाता है। और जब बाइंड नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शंस नहीं होगी तो आपको प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो आपको किसी भी तरह का एक्शंस देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा है एंजाइम इनहिबिशन। अब अपन देखते हैं कि एंजाइम इनहिबिशन के जो टाइप होते हैं 3 टाइप, ठीक है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एलोस्टेरिक, इनको भी अपन थोड़ा क्रम से देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ना, तो अच्छे से थोड़ा सा समझना। बाकायदा नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले है रिवर्सिबल इनहिबिशन, ठीक है, रिवर्स इनहिबिशन भी बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। तो देखो नाम से समझ में आ रहा होने वाला रिवर्स होने वाला है, ठीक है, रिवर्स रिवर्स रिवर्स, इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से समझें। तो देखो यहाँ पर समझो कि जो अपना रिवर्स इनहिबिटर है, इनहिबिशन है, इसमें क्या होगा। तो देखो आपको सिंपल सा बात है, सबसे पहले अपन यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, सब नाम लिख लेते हैं कि आपका क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है, ये आपका क्या है, एंजाइम है। तो एंजाइम, आपको पता है कि एंजाइम और जो इनहिबिटर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तभी तो आपको इनहिबिशन शो मिलेगा। तो आपका क्या है, एक इनहिबिटर है, आपका इनहिबिटर है। तो क्या होते हैं जो रिवर्स इनहिबिटर में ये दोनों क्या रहते हैं, एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े हुए हैं। मतलब ये समझो कि एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़े हुए हैं। स्ट्रक्चर तो नहीं कर रहा हूँ, बना नहीं रहा हूँ, पर ये समझो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जब ये आपस में जुड़ते हैं ना, तो वहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, इस तरह से क्या आता है, आपका एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, यहाँ पर आप देखोगे तो नॉन कोवलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, नॉन, यानी कि नहीं। यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है। कोवलेंट बॉन्ड के अलावा अलग कोई और भी बॉन्ड हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, बॉन्ड, ठीक है, और भी कोई बॉन्ड हो सकते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो नॉन कोवलेंट बॉन्ड होता है। और जो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर नॉन है, तो मतलब क्या है, यहाँ पर कोई एक वीक बॉन्ड बनने वाला है। कैसा बॉन्ड बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा। और वीक बॉन्ड बनेगा तो ये क्या है, आसानी से टूट भी सकता है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका इनहिबिशन क्या होता है, रिलीज भी हो सकता है। तो जब भी अब तक समझना कि जब एंजाइम और इनहिबिटर एक दूसरे से बाइंड होते हैं, किसके थ्रू, एक नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, जब एंजाइम और इनहिबिटर बाइंड होते हैं तो उससे अपन जो प्रोसेस को क्या कहेंगे, अपन एंजाइम इनहिबिशन कहेंगे।
वही लिखा हुआ है कि इन दिस इनिबिटर, इसमें क्या रहता है कि इनिबिटर और एंजाइम एक दूसरे से नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या रहती है, बाइंड रहते हैं। देखो सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पर शो किया गया है। अब देखो क्या रहता है कि इसमें जो इनिबिशन होगा, मतलब एंजाइम की जो एक्टिविटी इनिबिट होगी वो क्या होंगी, रिवर्सिबल होंगी। कहने का मतलब ये है, इसको थोड़ा समझो कि सबसे पहले अपन को पता है क्या, सबसे पहले अपन के क्या होता है, अपने पास क्या होता है कि एंजाइम होता है, ठीक है, अपने पास क्या होता है, एंजाइम होता है। फिर क्या होता है आपका, क्या होता है, इनिबिटर होता है। जब क्या होता है आपका एंजाइम और इनिबिटर दोनों आपसे क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, तो आपका क्या होती है, जो एंजाइम क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। मतलब कि आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, किसी भी तरह की एक्टिविटी शो नहीं हो रही थी। इनएक्टिव का मतलब क्या है कि वो मर जाता है, मतलब बिना किसी काम के नहीं रहता है, कोई काम नहीं करता है, ठीक है। एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, कोमा में चला जाता है, ठीक है। तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है तो क्या बनता है कि अपना मतलब एंजाइम इनिबिटर क्या होता है, एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं करता है। लेकिन यहाँ से जो इनिबिटर रहता है, जब इनिबिटर यहाँ से क्या होता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। एंजाइम इनएक्टिव था, अब इनएक्टिव एंजाइम से आप रिमूव, ठीक है, आप जो एंजाइम इनिबिटर है उसको क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, रिमूव फ्रॉम एंजाइम, ठीक है। मतलब एंजाइम से जो आपका इनिबिटर बाइंड है और उसको आप रिमूव कर दोगे, अलग कर दोगे, तो उसके बाद एंजाइम आपका फ्री बचेगा, ठीक है। तो फ्री बचेगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। फिर से क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, एंजाइम एक्टिव, मतलब फिर से वो आपका क्या होगा, फिर से आपका जो है रिस्पॉन्स तो करने लगेगा। तो ये क्या होगा, रिवर्सिबल था, मतलब जैसा पहले था, ठीक है, बाद में भी आपको वैसा ही मिल गया, ठीक है। मतलब पहले था एक्टिव, ठीक है, इनिबिटर बाइंड का हो गया इनएक्टिव, तो फिर जब इनिबिटर अलग कर दिया, भगा दिया, ठीक है भाई, तो भाग तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, एंजाइम क्या होगा, फिर से एक्टिव हो गया, तो मतलब रिवर्सिबल होता था, ठीक है। तो वही यहाँ पर सेम लिखा हुआ है कि इसमें इनिबिशन क्या होता है, वो रिवर्सिबल होता है। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो एंजाइम जो एक्टिव फॉर्म में है, इससे जब आप इनिबिटर यहाँ से बाइंड करते हैं तो एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर क्या होता है, आपका एंजाइम क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। तो जब एंजाइम इनएक्टिव हो गया तो उससे क्या होगा, अपन इनिबिटर को जब अलग हो जाता है ना, तो आपका एंजाइम रहता है फिर से जो आपका जैसा था वैसा एक्टिव स्टेट्स में वापस आ जाता है। तो इस तरह से जो आपका इनिबिशन देखने को मिलता है दोस्तों, तो उसी को कहती है अपन रिवर्स इनिबिशन, ठीक है। अब आपको जो रिवर्स इनिबिशन होता है वो होता है आपका 3 तरह का, एक होता है कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, ठीक है। अब जो अपन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में देखेंगे तो नाम सच हमारा कॉम्पिटिटिव, मतलब कॉम्पिटिशन, मतलब जब भी कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में दो चीज़ों के बीच में क्या होने वाला है, कॉम्पिटिशन होने वाला है भाई, रेस होने वाली है किसी चीज़ों के बीच। तो इसमें रेस होगी किन किन के बीच, कि आपका जो इनिबिटर होगा, इनिबिटर और आपका जो सब्सटेंस था उनके बीच क्या होगी, यहाँ पर रेस होने वाली है। कैसे, इसको थोड़ा सा समझो कि देखो यहाँ पर ये डायग्राम को थोड़ा सा गौर से देखो कि आपका ये क्या है, सब्सटेंस है, और आपका क्या है, इनिबिटर है। तो आप देख रहे हो कि आपका सब्सटेंस और इनिबिटर दोनों का शेप यानी कि स्ट्रक्चर क्या है, शेप और स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, मतलब एक सा रहेगा किसमें, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में। तो आपका दोनों का स्ट्रक्चर क्या रहता है, सेम रहता है। और आपका मान लो आपके पास एक सबस्ट्रेस है और इनिबिटर है, आपके पास एंजाइम है, तो एंजाइम में जो बाइंडिंग साइट रहेगी, तो यहाँ पर देखो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। तो अब बात आती है इनके बीच में क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि कौन यहाँ पर पहले जुड़ेगा, ठीक है। तो कौन यहाँ पर पहले जुड़ेगा, जो यहाँ पर पहले जुड़ेगा वो अपना एक्शन शो करेगा, ठीक है। और सबस्ट्रेस यहाँ पर पहले जुड़ेगा कि इनिबिटर पहले जुड़ेगा, ये चीज़ डिपेंड करती है कि किसकी मात्रा ज़्यादा है। अगर सबस्ट्रेस की मात्रा ज़्यादा है भाई तो यहाँ पर सबस्ट्रेस जुड़ जाएगा, इनिबिटर की मात्रा ज़्यादा है तो यहाँ पर इनिबिटर जुड़ जाएगा। अब मान लो अपन ने कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में, अब मान लो अपन ने कि आपके पास इनिबिटर की मात्रा ज़्यादा है, तो इनिबिटर क्या हुआ, यहाँ पर जुड़ गया। तो आपका जब इनिबिटर यहाँ पर जुड़ेगा तो एक्टिव साइड पे देखो, यहाँ पर जो रहती है एक्टिव साइड कहलाती है, इसको हमेशा याद रखना कि यहाँ पर क्या रहती है, एक्टिव साइड रहती है। तो एक्टिव साइड पे जब आपका इनिबिटर जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। मतलब यहाँ पर इनिबिटर आपको जुड़ चुका है तो सबस्ट्रेस जुड़ नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि जो इनिबिटर ने इसकी जगह पहले ही बुक कर ली, ठीक है, इसकी जगह पहले ही बुक कर ली है, तो आपका सबस्टेंस जो है यहाँ पर जुड़ नहीं पाएगा। जब जुड़ नहीं पाएगा तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा तो आपकी एंजाइम का जो एक्टिविटी रहती है वो क्या हो जाएगी, इनिबिट हो जाएंगी, है ना। तो अब अपन देखते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझो। यहाँ पर क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, नॉन मतलब नहीं, इसमें क्या है, कॉम्पिटिशन नहीं है इनिबिटर के बीच, ठीक है। इसको थोड़ा समझने से पहले इसकी थ्योरी और पे समझा दूँ, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की थ्योरी में वो सिंपल लिखा हुआ कि जब स्ट्रक्चर एंड शेप सब्सटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है, सब्सटेंस और इनिबिटर का स्ट्रक्चर और शेप क्या रहता है, सिमिलर रहता है, सेम रहता है, तब उस अपन इनिबिटर को अपन क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कहते हैं। तो थ्योरी में वही लिखा है सिंपल सा, होप के समझ में आ गया होगा, है ना। दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या होता है कि आपको जो सब्सटेंस और इनिबिटर था इनका शेप अलग अलग होता है ना। जब अलग अलग हो ना तो उसी को कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। जैसे यहाँ पर देख रहे हो इसका शेप कुछ इस तरह से है ना, कुछ इस तरह से बॉक्स की तरह है, और इसका क्या है, आपकी गेंद की तरह है। मतलब इसमें देखो इनिबिटर का सब्सटेंस का क्या है, शेप और स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है ना। अब क्या होगा, जब यहाँ पर देखो इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है
तो इस ये वाला जो है यहाँ पर आके बाइंड नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रक्चर अलग है ना, कि देखो यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, तो यहाँ पर आपका क्या होता है सब्सटेंस आके बाइंड हो जाता है ना। बट क्या होता है दोस्तों कि आपका जब ये जो इनिबिटर है, इनिबिटर जो आके यहाँ पर बाइंड हो जाता है, यहाँ पर ये जो दूसरी साइड रहती है आपके एंजाइम में, ये एंजाइम में देखो दो साइड प्रेजेंट होती है। इसको कहते हैं सबसे पहले इसको जहाँ पर सब्सटेंस बाइंड होता है, जहाँ पर सब्सटेंस बाइंड होता है इस वाली साइड को कहते हैं एक्टिव साइड, और यहाँ पर जो दूसरी साइड बाइंड होती है उसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइड। तो आपका जो इनिबिटर रहता है वो आके इस वाली जगह पे बाइंड नहीं हो पाता क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अलग है, तो आके आपकी एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक साइड पर आपको सब्सटेंस इनिबिटर बाइंड हो गया, यहाँ पर आपका सब्सटेंस बाइंड हो गया, तो आपका क्या बन गया आपका, तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो आपका ये एंजाइम है, यहाँ पर आपको सब्सटेंस बाइंड हो गया, यहाँ पर आपका इनिबिटर बाइंड हो गया। जब आपका देखो क्योंकि आपका हो गया कि सब्सटेंस बाइंड हो गया तो अब तो आपको प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि इनिबिटर यहाँ पर बाइंड हो गया है, तो इनिबिटर बाइंड हो जाने के बाद क्या करता है वो एंजाइम भी एक्टिविटी को लॉस कर देता है, जिससे कि क्या होता है सब्सटेंस बाइंड हो जाने के बाद भी वो अपना जो है रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि यानी कि ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ इनिबिटर एंजाइम लॉस देयर एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पर जो इनिबिटर बाइंड है ठीक है एंजाइम से, तो क्या करेगा वो अपनी जो एक्टिविटी रहता है वो लॉस कर देता है, जिससे क्या होता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है और आपको किसी भी तरह का रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो एंजाइम का एक्शन क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। ये तो नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया। अब जो तीसरा है वो है अनकॉम्पिटिटिव। अनकॉम्पिटिटिव थोड़ा सा उसको समझना, कन्फ्यूजन हो सकता है इसको, ठीक है। तो अनकॉम्पिटिटिव, ठीक है, तो इसमें क्या है अनकॉम्पिटिटिव है। अनकॉम्पिटिटिव को ही अपन एंटी कॉम्पिटिटिव इनिबिटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, एंटी कॉम्पिटिटिव इनिबिटर भी कहते हैं। तो आपसे कोई कहे कि अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर को क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं ना कि अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर को एंटी कॉम्पिटिटिव इनिबिटर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इस टाइप के इनिबिटर में कि आपका जो इनिबिटर रहता है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड होता है, ठीक है। जब तक आपका जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ठीक है, तब तक इनिबिटर बाइंड नहीं हो सकता है ना। उसके बाद ही क्या होगा आपका इनिबिटर बाइंड होगा, और अगर आपका एंजाइम कोई फ्री है, ठीक है, तो आपका इनिबिटर बाइंड नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर मान लो एंजाइम है और दोनों की ऊपर की एक्टिव साइड और इलेक्ट्रोस्टैटिक साइड मान लो सेम शेप की है ना, तो आपका ये वाला है गेंद शेप का। तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर भले अलग है, क्योंकि स्ट्रक्चर भले अलग है ना, ठीक है, स्ट्रक्चर भले अलग है, लेकिन यहाँ पर जिसकी साइड तो देखो भाई अलग है ना, इस जैसी तो है ही नहीं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे, यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर देख रहे थे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्या देख रहे थे, यहाँ पर साइड सेम थी, तो थोड़ा सा नॉन कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव में थोड़ा सा यहीं पर डिफरेंस आ जाता ना, कि यहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव में जो आपका इनिबिटर था वो आपको अकेले एंजाइम से बाइंड हो सकता था, अकेले भी एंजाइम से बाइंड हो सकता था, लेकिन आपका जो अनकॉम्पिटिटिव है उसमें फ्री एंजाइम से बाइंड नहीं हो सकता इनिबिटर। इसलिए सबसे पहले क्या होता है कि मान लो आपके पास एंजाइम है, इनिबिटर सबस्ट्रेट है, तो अभी देखो जब अभी एंजाइम आपका फ्री है तो आपका इनिबिटर क्या होगा बाइंड नहीं हो पाता है, एक बाइंड नहीं हो पाता है ना। तो क्या होगा कि लेकिन आपका सबस्ट्रेट तो बाइंड हो रहा है, तो जो क्या होता है जब सबस्टेंस आके यहाँ से बाइंड हो जाता है, जैसे यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपका क्या होगा, आपको जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस जो है एंजाइम से बाइंड हो गया और आपको क्या बन गया एंजाइम सबसे कॉम्प्लेक्स बन गया। तो आपको जो ये जो इनिबिटर है अब आगे क्या करेगा, अब इस चीज़ क्या करेगा बाइंड कर लेगा, और बाइंड हो जाएगा तो देखो अब यहाँ पर जो है आपका इनिबिटर बाइंड हो गया, यहाँ पर सबस्टेंस बाइंड हो गया एंजाइम से, तो क्या होगा आपका इनिबिटर एंजाइम सबस्टेंस कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इनिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया तो वही सेम हुआ कि यहाँ पर जो क्योंकि यहाँ पर जो इनिबिटर बाइंड है तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी लॉस कर देता है। एंजाइम की अगर एक्टिविटी लॉस हो गई तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा बनता नहीं है ना। तो ये तो एंजाइम इनिबिशन हो गया, ठीक है। एंजाइम इनिबिशन की जो 3 टाइप हो गए, ठीक है, अनकॉम्पिटिटिव, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव, और आपका जो टाइप था, ठीक है, कॉम्पिटिटिव, ठीक है, रिवर्सिबल के अंदर वो हो गए। अब अपन देखते हैं इरिवर्सिबल के अंदर, रिवर्सिबल के अंदर के टाइप जो अपन पढ़ लिए, अब अपन जो है इरिवर्सिबल के अंदर देखते हैं। तो इरिवर्सिबल जो होता है रिवर्सिबल का जो है ठीक उल्टा होता है। उल्टा होता है मतलब कैसे कि इसमें सबसे पहले जो देखो यहाँ पर अभी अपन ने देखा था कि इरिवर्सिबल में क्या हो रहा था कि एंजाइम इनिबिशन के बीच यहाँ पर जो बॉन्ड था वो था नॉन कोवैलेंट, ठीक है, यहाँ पर जो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड था, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपका मान लो यहाँ पर एक एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम आपका जो इनिबिटर है, एंजाइम है क्या है आपका इनिबिटर है, तो आपके एंजाइम इनिबिटर क्या कहेंगे आपस में जब जो बाइंड रहते हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा था कि अगर वो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड से बाइंड रहते हैं तो वो क्या रहता है, वीक नॉन कोवैलेंट बॉन्ड से बाइंड रहते हैं तो क्या रहता है रिवर्सिबल इनिबिटर रहता है। लेकिन अब यहाँ से क्या रहता है, अब यहाँ से रहता है कोवैलेंट बॉन्ड से, उसमें नॉन कोवैलेंट बॉन्ड से, इसमें क्या रहता है कोवैलेंट बॉन्ड से क्या रहता है बाइंड रहता है ना। तो जब भी आप किसी भी इनिबिटर में कोई भी इनिबिटर आपके एंजाइम के साथ जो कोवैलेंट बॉन्ड के साथ बाइंड होता है तो कैसे क्या कहते हैं अपन इरिवर्सिबल कहते हैं। अब कोवैलेंट बॉन्ड होता है, देखो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो आसानी से टूट नहीं पाता है। मतलब जैसे कि आपका मान लो एक एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम से आपका कोई इनिबिटर बाइंड हो रहा है, इनिबिटर बाइंड हो रहा है, तो एंजाइम से इनिबिटर जब बाइंड होगा तो आपका क्या बनेगा, आपका
इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको थोड़ा सा समझना, ठीक है, राइट पर नहीं जाना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आपका जो एंजाइम क्या होगा इनएक्टिवेट हो जाएगा, एंजाइम क्या होगा आपका इनएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपसे इससे क्या है इनिबिटर जुड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, अभी अपन ने देखा था कि इस वाले में अपन जब रिवर्सिबल देख रहे थे तो उससे क्या होता है जो आपका इनिबिटर रहता था वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन इस वाले में जो है इनिबिटर रिमूव ही नहीं होता है, ठीक है। इनिबिटर रिमूव नहीं होगा तो वो क्या होगा परमानेंट, जब तक बांध रहेगा तब तक एंजाइम सुसाइड रहेगा, ठीक है। इनिबिटर जब भी क्या होगा रिमूव ही नहीं होगा तो क्या रहेगा एंजाइम हमेशा के लिए इनएक्टिव हो जाता है। इसलिए अपन जो है इस वाले को अपन क्या कहते हैं सुसाइड इनिबिटर भी कहते हैं, इरिवर्सिबल को अपन सुसाइड इनिबिटर भी कहते हैं, क्योंकि भाई वो हमेशा के लिए मर जाता है। रिवर्सिबल में तो वो कॉमा में जा रहा था, ठीक है, कि कभी भी आ सकता था, है ना, लेकिन इरिवर्सिबल में तो वो हमेशा के लिए भगवान के पास चले जाते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या रहता है जिसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इन दिस एंजाइम परमानेंटली इनएक्टिव, इसमें क्या रहता है एंजाइम रहता है परमानेंटली इनएक्टिव हो जाता है, भाई परमानेंटली भगवान के पास पधार जाते हैं, सॉरी देख नहीं रहा था, ठीक है। इन दिस एंजाइम परमानेंटली इनएक्टिव हो जाता है एंजाइम इनिबिशन। देखो वही सेम लिखा हुआ कि एंजाइम और इनिबिटर का जो बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसमें क्या कहते हैं इनिबिशन क्या कहते हैं इरिवर्सिबल रहता है, मतलब फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता है, ठीक है। इसमें इनिबिटर और एंजाइम रहता है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या आते हैं बाइंड रहते हैं। तो सिंपल सी थ्योरी है, वो आपको समझ में आ जाएगी। अब तीसरी है एलोस्टेरिक इनिबिशन। ओ भाई सेम ही वही है जो अभी आपने देखी थी, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, अच्छे से रिवाइज करना, वरना आप कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव और एलोस्टेरिक इनिबिटर में कंफ्यूज हो सकते हो मेरे भाई, है ना। अब इसको थोड़ा सा आप समझो, है ना, कैसे। तो देखो अब इसमें क्या होता है कि जो एलोस्टेरिक इनिबिटर होता है तो इस टाइप का जो इनिबिशन होता है इसमें क्या होता है कि जब भी आपका इनिबिटर रहता है वो क्या रहता है आपकी जो आपका जो एंजाइम रहता है, एंजाइम में जो एलोस्टेरिक साइट रहती है उससे बाइंड हो जाता है, बाइंड हो जाने के बाद क्या रहता है वो आपकी एक्टिव साइट का क्या रहता है शेप को चेंज कर देता है, और जब एक्टिव साइट का आपका शेप चेंज होता है तो वहाँ पर क्या होता है आपका सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं हो पाता है ना। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अनकॉम्पिटिटिव जो है इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा 90% तक सेम ही मिलता है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएगा आपके एग्जाम में, है ना। जिससे यहाँ पर देखोगे कि मान लो आपके पास ये क्या है आपका एंजाइम है, तो आपको पता है कि एंजाइम में दो साइड प्रेजेंट होती हैं, एक होती है यहाँ पर जो एक्टिव साइट जहाँ पर आपका जो सब्सटेंस रहता है उसको क्या होता है बाइंड होना होता है, और एक होती है दूसरी साइड जो होती है एलोस्टेरिक साइट। देखो नाम से समझ में आ रहा है कि एलोस्टेरिक इनिबिटर मतलब आपका जो इनिबिटर है वो एलोस्टेरिक साइट पे आके क्या होगा बाइंड होगा। अभी अपन देख रहे थे अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर, उसमें देख रहे थे कि सबस्ट्रेट आके यहाँ पर बाइंड होता है, उसके बाद जो इसका शेप को चेंज करता है और इसका शेप चेंज होता है उसके बाद इनिबिटर क्या होता है इस पर बाइंड होता है, यही देखा था ना अपन ने। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें पहले इनिबिटर यहाँ पर आके बाइंड होगा और फिर इसका शेप चेंज करेगा। तो मान लो इनिबिटर आपका जो एलोस्टेरिक साइट से आके बाइंड हो गया, तो एंजाइम जो है एलोस्टेरिक साइट से बाइंड हो गया, तो उसके बाद जो है इसका देखो इसका शेप अभी कुछ इस तरह से था, लेकिन अब जो इस तरह से होगा, मतलब यहाँ पर जो एक्टिव साइट का जो शेप है वो चेंज होगा। अब जब एक्टिव साइट का शेप चेंज हो गया तो भाई ये तो था चौकोर, लेकिन यहाँ पर ये तो हो गया गोल। तो यहाँ पर अब जो आपका सब्सटेंस है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका सब्सटेंस है सबस्ट्रेट या सबस्ट्रेट बोले या सब्सटेंस बोले, तो वो अब यहाँ पर बाइंड नहीं हो पाएगा। और जब भी आपका सब्सटेंस जो है एंजाइम से बाइंड नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कि आपका सबस्टेंस नॉट बाइंड विद एंजाइम, ठीक है, तो क्या होगा आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जब सब्सटेंस आपका रिएक्शन में आपके एंजाइम से आएगा ही नहीं तो आपका क्या होगा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। या हो सकता है अगर आ जाए यहाँ से आके बाइंड हो जाए, कैसे बाइंड होगा, अनकॉम्पिटिटिव में तो बाइंड हो जा रहा था ना, लेकिन इनिबिटर बाइंड था तो आपका प्रोडक्ट नहीं बन रहा था। लेकिन इसमें जो है आपका सब्सटेंस बाइंड ही नहीं हो पाता है एंजाइम से। थोड़ा आप इसको प्रैक्टिस करना, अच्छे से समझ लेना कि कौन में कैसा होता है ना, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये तो आपका जो है एंजाइम इनिबिशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एंजाइम इनिबिशन के अपने टाइप देख लिए हैं, तो एग्जाम में आता है तो इसको अच्छे से कवर कर लेना। एग्जाम में एक और टॉपिक है जो आता है वो है थेराप्यूटिक मतलब कि थेराप्यूटिक क्या होता है, थेराप्यूटिक इफेक्ट अपन कहते हैं ना, थेराप्यूटिक इफेक्ट मतलब कोई अगर दवाई है अगर कोई डिसीज़ को ठीक कर रही है तो वो क्या होगा उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट हो गया। मतलब जो थेराप्यूटिक मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो शरीर की कोई बीमारी रहती है, ठीक है, ये यहाँ पर कोई अपनी शरीर की कोई भी अगर ये समझो थेराप्यूटिक मतलब कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या थेराप्यूटिक इफेक्ट है, मतलब जो अपने बुखार हो जाता है, कहीं जो बीमारी रहती है, ठीक है, बीमारी कोई डिसीज या डिसऑर्डर उन सभी को ठीक करने में तो वो कहलाता है थेराप्यूटिक, ठीक है। डायग्नोसिस मतलब आपको कोई अगर बीमारी है, ठीक है, अपन कहते हैं ना डायग्नोस्टिक के पास चले जाओ, मतलब जो डायग्नोस का मतलब क्या होता है आपको जो बीमारी रहता है उसको चेक करना, जांच करना, डायग्नोस करना, ठीक है। जैसे एक्सरे होता है ना तो सब किसी न किसी को डायग्नोसिस करते हैं ना, तो डायग्नोस का मतलब क्या होता है क्या करना, डायग्नोस का मतलब चेक करना।
अभी आप पैथो में आपने पढ़ लिया हुआ है सब, तो थेराप्यूटिक डायग्नोसिस, ठीक है। तो एप्लीकेशन मतलब इसकी जो एप्लीकेशन का मतलब उपयोग, ठीक है, इंपॉर्टेंस बोले, उपयोग बोले, सिग्निफिकेंस बोले, कुछ भी बोले, तो सिग्निफिकेंस आ जाए एंजाइम का, एंजाइम आइसो एंजाइम का, या एप्लीकेशन आ जाए, इंपॉर्टेंस आ जाए, या थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन आ जाए, आपको लिखना यही है। पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से कवर करना। तो यहाँ पर देखो ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, छोटा सा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ 7 यहाँ पर जो है थेराप्यूटिक के पहले लिखे हुए हैं, 2-3 जो है डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन लिखी हुई है। तो आपको जो है कम से कम जो है 4-5 तो याद करनी है, 5 एग्जाम में आप लिख देना, ठीक है। और आपसे अगर ये पूछे तो आपको पहले तो पूरा देखो एंजाइम के बारे में आपको पूरा लिखना है, और फिर आपको आइसो एंजाइम के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। आइसो एंजाइम के बारे में मैंने बताया था ना, अभी जैसे आपने बताया था लैक्टेट डिहाइड्रोनेज एंजाइम का एग्जाम्पल दिया था कि LDH1, LDH2, LDH3, तो उसके बारे में आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। एंजाइम की अगर देखो 15 नंबर में आ रहा है, तो आप एंजाइम का पूरे देखो प्रॉपर्टी लिख दो, एंजाइम क्या होता है वो लिख दो, क्लासिफिकेशन लिख दो, नॉमेनक्लेचर लिख दो, आप जितना लिख पाओ वो लिख दो। साथ ही साथ आपको उसका थेराप्यूटिक डायग्नोस्टिक इफेक्ट ही लिख दो, है ना। आप इससे आप जो पेज भर के लिख सकते हो, घबराना नहीं कि यहाँ पर छोटा सा दिया गया 15 नंबर में कैसे लिखे, है ना। तो इसका सबसे पहला अगर अपन इसका यूज देखें हैं, तो सबसे पहले जो एंजाइम का यूज जो है डाइजेशन में किया जाता है। सबसे जैसे आपको पता है एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, ये जो 3 एंजाइम रहते हैं इनका डाइजेशन में यूज किया जाता है ना। एमाइलेज एंजाइम के बारे में पता ही आपको, सलाइवा में प्रेजेंट रहता है। ऐसी प्रोटीएज एंजाइम रहता है, लाइपेज, इन सभी एंजाइम का भी आपका, ठीक है, इसमें यूज किया जाता है। प्रोटीज आपको पता है, आपको जो GIT बैठे वहाँ पर जाता है, वहाँ मिल जाता है। आपने जो डाइजेस्ट सिस्टम में आप सब पढ़ा होगा, है ना। तो डाइजेशन में जो एमाइलेज एंजाइम का यूज किया जाता है वो एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, इन सभी का यूज किया जाता है। उसके साथ साथ जो आपको जैसे एंटी क्लॉटिंग एजेंट रहते हैं, एंटी क्लॉटिंग देखो आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा ब्लड क्लॉटिंग का, तो उसमें क्या होता है, आपको ब्लड जम रहा होता है। तो क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है कि आपका ब्लड जम जाता है। तो जब क्या होता है, आपको जो ब्लड रहता है, ठीक है, उसमें खून के क्या होता है, आपका ब्लड रहता है वो जमने लगता है, ठीक है। तो जमने से रोकने के लिए आपकी जो बॉडी में कुछ जो है एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, यूरोकाइनेज। तो क्या रहते हैं, एंटी क्लॉटिंग, मतलब यानी कि वो एजेंट जो क्या रहते हैं, जो ब्लड को जमने नहीं देते हैं, क्लॉट नहीं होने देते ब्लड का, ठीक है, उन्हीं को कहते हैं अपन एंटी क्लॉटिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, वो एंटी क्लॉटिंग एजेंट के रूप में यूज होते हैं। इसी के साथ साथ एथेरोस्क्लेरोसिस, जो एथेरोस्क्लेरोसिस आपको एक डिसीज है, ठीक है, हार्ट से संबंधित, जिसमें क्या होता है, आपका ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है ना। पैथो में इंपॉर्टेंट है, वो आती है एग्जाम में, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के रूप में, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट में जो है सेरोटियोपेप्टाइड नाम की जो प्रोटीन होती है, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ डिसइंफेक्टेंट होता है। डिसइंफेक्टेंट क्या कहलाता है, डिसइंफेक्टेंट वो रहता है, जैसे कि आप देखते हो कि जो बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे वायरस रहते हैं, ठीक है, उन सब के किल करते हैं ना, तो उसी को कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट के रूप में ट्रेप्सिन नाम की जो एंजाइम होता है उसका यूज किया जाता है। इसके साथ जो स्किन अल्सर हो जाता है, मतलब आपको जो स्किन रहता है, स्किन पे घाव हो जाते हैं ना, तो अल्सर का मतलब क्या होता है, आपको जैसे पेप्टिक अल्सर देखा होता है, पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, स्टोमच में कुछ घाव से हो जा रहते हैं। तो ऐसे ही आपको जो स्किन पे भी कुछ घाव से हो जाते हैं, उसी को कहते हैं स्किन अल्सर। तो जब स्किन अल्सर के रूप में आप कोलेजिनेज एंजाइम रहता है उसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ जो एंटीवायरल होता है, जो वायरल मतलब जो वायरस के किल करने में आपको जो यूज किया जाता है एंटीवायरल, जो इन्फेक्शन से आपको बचाता है ना, तो आपकी बॉडी में एक जो है एंजाइम रहता है राइबोन लिकलेज नाम का जो एंजाइम रहता है वो आपका एंटीवायरल के रूप में उसका यूज किया जाता है। तो ये तो थेराप्यूटिक इफेक्ट हो गए आपकी जो एंजाइम और आइसो एंजाइम की यूज, थेराप्यूटिक इफेक्ट यूज हो गई, एप्लीकेशन हो गई। अब यहाँ पर इसके कुछ डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन देखने वाले हैं। डायग्नोस मतलब यानी कि ऐसे एंजाइम जिनका यूज अपन जो है डिसीज को चेक करने में करते हैं। सबसे पहला है जब अपन जो एक्यूट पैनक्रियाटिस होता है, पैनक्रियाटिस मतलब आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर क्या होती है, एक ग्लैंड होती है पैनक्रीज। तो पैनक्रीज यानी कि यहाँ पर ITIS लग गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर ITIS लग जाता है उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो जब भी आपकी पैनक्रीज में सूजन हो जाती है, ठीक है, एक्यूट सूजन होती है, तो उसको चेक करने के लिए अपन जो एमाइलेज नाम की जो प्रोटीन होती है, ठीक है, उसका अपन क्या करते हैं, एमाइलेज नाम की जो एमाइलेज नाम की प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, वही कह रहा था ना। तो एमाइलेज नाम की जो एंजाइम होता है उसका जो है इसको चेक करने में इसका यूज किया जाता है। इसी के साथ साथ जो वायरल हेपेटाइटिस होता है, वायरल हेपेटाइटिस का मतलब, हेपेटाइटिस मतलब लिवर, देखो यहाँ पर जो हेपेटाइटिस लिखा है इसका मतलब होता है लिवर, ठीक है, लिवर, ठीक है। इसको समझना कि हेपेटाइटिस जो शब्द है वो लिवर के लिए यूज किया जाता है। तो हेपेटाइटिस देखो इसमें भी ITIS लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी इन्फ्लामेशन है। तो मतलब वायरल का मतलब क्या, वायरस फंगस इनके द्वारा जब, ठीक है, इन्फेक्शन के द्वारा आपका जो लिवर क्या होता है, सूजन हो जाती है उसमें,
तो उसको चेक करने के लिए भी अपन एनालिन और SGPT नाम की जो एंजाइम है, ठीक है, इनका अपन जो है चेक करने के लिए यूज करते हैं। और जैसे आपकी कुछ बोन डिसऑर्डर रहते हैं, आपके हड्डियों से संबंधित कुछ डिसऑर्डर रहते हैं, ठीक है, बीमारियाँ रहती हैं, ठीक है, उन सभी को अपन चेक करने के लिए अपन एल्कलाइन फॉस्फेटेज नाम के जो एंजाइम रहते हैं इनका यूज करते हैं। अब आपकी जो बायोकेमिस्ट्री यूनिट 5 है, ठीक है, इसका लास्ट टॉपिक रह गया वो है कोएंजाइम। तो कोएंजाइम को भी अपन थोड़ा सा समझते हैं। तो अब देखो, अभी थोड़ा सा अपन समझ रहे थे ना, अपन ये थोड़ा सा आप समझो कि अपन देख रहे थे कि आपको जो मान लो ये आपका एक E कंपाउंड था, B कंपाउंड था, तो ये आपस में रिएक्शन करके आपको एक C कंपाउंड बना रहे थे। तो इसी को अपन कह रहे थे बायोकेमिकल रिएक्शन, जब बॉडी के अंदर हो रही थी। तो अपन ने देखा था यहाँ पर क्या था, आपका एंजाइम था, ठीक है, वो एंजाइम था, वो किसके रूप में एक्ट कर रहा था, कैटालाइज के रूप में एक्ट कर रहा था, ठीक है, एंजाइम था वो कैटालाइज के रूप में एक्ट कर रहा था। तो जो सिंपल सी चीज़ है वो अभी जो है आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, ये तो आपको अभी आप तो आने लगी होगी ना, आप ये प्रैक्टिस कर रहे होगे तो ये समझा चुका हूँ। अभी क्या होता है दोस्तों कि आपकी बॉडी में देखो, आपके जो एंजाइम रहते हैं, मैंने बताया था कि एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं एंजाइम, क्या होते हैं प्रोटीन के कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं वो देखो दो तरह के एक एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और वो एंजाइम जो बॉडी के अंदर जाके कोई भी फंक्शन देता है ना, फंक्शन शो करता है, वो को क्या कहता है, उसे क्या कहते हैं अपन, हॉलो एंजाइम कहते हैं। यानी कि हॉलो एंजाइम वो एंजाइम होता है जो आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है, किसी भी तरह का फंक्शन शो करता है। अब देखो हॉलो एंजाइम के अंदर अपन पहले यहाँ पर दो एंजाइम लेंगे। हॉलो एंजाइम में क्या होता है, दो एंजाइम आते हैं, एक आता है ओपो एंजाइम, ठीक है, दूसरा आ जाता है को एंजाइम, ठीक है। आपका हॉलो एंजाइम वो एंजाइम है जो आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह के फंक्शन शो करता है ना। आपकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम फंक्शन शो करते हैं वो कहलाता है हॉलो एंजाइम, ठीक है। अब अपनी बॉडी के अंदर दो एंजाइम और होते हैं, हॉलो एंजाइम के अंदर दो एंजाइम आते हैं, ओपो एंजाइम, को एंजाइम, ठीक है। तो ओपो एंजाइम क्या रहते हैं, ये रहते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, क्या रहते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल रहते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल। आपको को एंजाइम रहते हैं, क्या रहते हैं, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल रहते हैं, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहते हैं। मतलब ये क्या रहती है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल रहते हैं। अब जो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल रहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा और अपन देखेंगे कि पहले तो थोड़ा सा अपन इसको बाद में देखेंगे, कोएंजाइम की डेफिनेशन अपन बाद में देखेंगे, पहले उसको थोड़ा सा ही समझो कि अब क्या होता है दोस्तों कि आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जैसे कि आपको जो एंजाइम रहता है, ठीक है, जो एंजाइम फंक्शन करता है वो होता है हॉलो एंजाइम। तो अपन कह सकते हैं हॉलो एंजाइम क्या है, एक्टिव एंजाइम है, ठीक है। एक्टिव एंजाइम वो एंजाइम होता है जो फंक्शन शो करता है। तो हॉलो एंजाइम क्या है, एक्टिव एंजाइम है। अब देखो हॉलो एंजाइम में अंदर दो एंजाइम आते हैं, होता है को एंजाइम, ठीक है, ओपो एंजाइम। तो ओपो एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, और जितने भी एंजाइम होते हैं वो कहते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल। अपन को एंजाइम को थोड़ा सा यहाँ पर भूल जाओ, ठीक है। हॉलो एंजाइम में कोई एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इसको हॉलो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है, इसलिए अपन इसको एंजाइम नहीं होता है, लेकिन को एंजाइम होता है। तो ओपो एंजाइम क्या है, एंजाइम ही होता है। तो ये एक होता है इनएक्टिव एंजाइम। तो अपन कहें तो इनएक्टिव एंजाइम को अपन क्या कहते हैं, ओपो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। और जो एक्टिव एंजाइम होता है उसे हॉलो एंजाइम कहते हैं। अब दोस्तों अब क्या होता है कि अब यहाँ पर समझो कि मान लो आपका यहाँ पर तो अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अब मान लो यहाँ पर आपका कोई एक एंजाइम है, ठीक है, आपका मान लो यहाँ पर कोई एक एंजाइम है, ठीक है, क्या है, आपका एंजाइम है। यहाँ पर आपका एक सब्सटेंस है, ठीक, यहाँ पर आपका क्या है, कोई एक सब्सटेंस है। तो यहाँ पर ये जो एंजाइम है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका जो एंजाइम है, ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे, ओपो एंजाइम कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, इसको ओपो एंजाइम कहेंगे। आपका यहाँ पर ये जो एंजाइम है इसको अपन कहेंगे को एंजाइम कहेंगे। इसको समझना कि क्या है, आपका को एंजाइम है। अब क्या होगा कि आपका जो वो एंजाइम जो इससे आकर बाइंड हो जाएगा। तो जब भी यहाँ से बाइंड होता है, एसोसिएट होता है, तो आपका क्या होगा, आप इस तरह से आपका शो हो जाएगा, ठीक है। ओपो एंजाइम जब को एंजाइम आपस में तो क्या होता है, बाइंड हो जाते हैं। तो जब यहाँ से क्या होगा, मान लो यहाँ से आपका क्या होगा, ये आपका को एंजाइम है, आपका क्या है, ओपो एंजाइम है। तो को एंजाइम ओपो एंजाइम जब भी क्या होते हैं एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, तो ये जो एंजाइम था, ये जो इनएक्टिव था ओपो एंजाइम को ही अपन इनएक्टिव एंजाइम कहते थे। तो अब क्या होगा, आपका जो को एंजाइम इससे बाइंड हो जाता है, तो क्या हो जाता है, आपका जो एसोसिएशन जब भी होता है, तो आपका जो एंजाइम था, ओपो एंजाइम था, वो होलो एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, होलो एंजाइम में। अब आपका जो होलो एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, वो होलो एंजाइम क्या होता है, एक्टिव एंजाइम होता है ना। तो आप कह सकते हो कि आपको जो ठीक है, को एंजाइम का काम क्या होता है कि आपको जो एंजाइम को, ठीक है, हेल्प करता है उसको एक्टिव करने में, ठीक है, एक्टिव करने में हेल्प करता है। और जो आपकी बॉडी के अंदर जो कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है उनको क्या करने में, हेल्प करने, मतलब परफॉर्म कर, एंजाइम के द्वारा परफॉर्म करने में, हेल्प करने में,
ठीक है, कोएंजाइम क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो कोएंजाइम के बारे में हो गया। तो यहाँ पर थ्योरी में वही लिखा हुआ है कि आपके कोएंजाइम क्या होते हैं, आपके नॉन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनका मॉलिकुलर वेट रहता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। लो मॉलिकुलर वेट क्या होता है, लो मॉलिकुलर वेट के कंपाउंड होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं जो क्या होते हैं, आपका जो एंजाइम से क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, एंजाइम से एसोसिएशन होता है इसका, ठीक है। और एंजाइम को क्या कहते हैं, ठीक है, जो एंजाइम रहता है, और कोएंजाइम क्या कहते हैं, कोएंजाइम आर सब्सटेंस, यानी कोएंजाइम वो सब्सटेंस है जो क्या कहते हैं आपकी एंजाइम की एक्टिविटी को एनहेंस कर देते हैं। एनहेंस का मतलब इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, है ना। भाई क्या होते हैं, एक स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, मतलब प्रोटीन के नहीं बने होते हैं, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, इनका लो मॉलिकुलर वेट होता है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। भाई क्या कहते हैं, आपके एंजाइम्स जुड़ के, ठीक है, क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, एनहेंस कर देते हैं, है ना। तो कोएंजाइम के बारे में हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देखोगे तो कोएंजाइम क्या करते हैं, कोएंजाइम खुद जो है रिएक्शन में कैटालाइज का एक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि अभी अपन यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर रिएक्शन हो रही थी तो यहाँ पर कैटालाइज के रूप में एंजाइम वर्क कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई एंजाइम खुद जो है कैटालाइज के रूप में वर्क नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, एंजाइम को हेल्प करता है कैटालाइज के रूप में वर्क करने में। तो ये लिखा हुआ है कि दे नॉट एक्ट एज कैटालाइज इन केमिकल रिएक्शन बट हेल्प एंजाइम टू डू इट। वही सेम लिखा के फंक्शनल एंजाइम जो है अपनी बॉडी के अंदर दो तरह के होते हैं, रेफर करता है होलो एंजाइम के रूप में, ठीक है। फिर दो एंजाइम के होते हैं, ओपो एंजाइम, ठीक है, को एंजाइम। फिर ओपो एंजाइम जो रहता है वो प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। को एंजाइम रहता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। कोई सेम डायग्राम है जो मैं अभी आपको समझा चुका हूँ, तो इसको मतलब मुझे नहीं लगता मैं दोबारा समझाना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर अपन जो देखते हैं जो को एंजाइम का जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, या बायोलॉजिकल एप्लीकेशन है, या इंपोर्टेंस है, ठीक है, या उपयोग बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है, वो क्या क्या है। तो सबसे पहला, ठीक है, जो कोएंजाइम रहता है वो एसेंशियल रहता है, मतलब इम्पोर्ट जरूरी है, ठीक है, रिक्वायर्ड रहता है किसके लिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। मतलब जो आपका एंजाइम जो आपका जो एक्शन दे रहा है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी दे रहा है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, उन सब के लिए एसेंशियल रहता है, मतलब महत्वपूर्ण रहता है कोएंजाइम। जो आपका जो कोएंजाइम ही नहीं होगा ना, तो आपका जो एंजाइम है वो सही तरह से, ठीक है, आपको जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी रहता है वो शो नहीं कर पाएगा। तो पहला ये हो गया। दूसरा है कि अपन को पता है कोएंजाइम क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होता है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे, यहाँ पे जो कोएंजाइम रहता है, ठीक है, वो जो आपको जो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता है। विदाउट कोएंजाइम एंजाइम डज नॉट एग्जिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके एंजाइम से, यहाँ पर अगर आपके एंजाइम से आपका कोई एंजाइम जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, तो आपका एंजाइम जो बायोकेमिकल रिएक्शन में, ठीक है, कैटालाइज के रूप में एक्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जो एंजाइम रहता है बिना कोई एंजाइम के क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है, और इनएक्टिव एंजाइम रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा और फंक्शन शो नहीं करेगा, अपना काम नहीं करेगा। और उसका काम क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन में एग्जिस्ट होना। जब वो इनएक्टिव है तो एग्जिस्ट नहीं होगा, तो मतलब नॉट एग्जिस्ट रहता है बायोकेमिकल रिएक्शन में, सिंपल सी बात है। अब तीसरा इसका है जो यूजेस है वो है कि कोएंजाइम क्या रहता है, कोएंजाइम का प्राइमरी फंक्शन रहता है जो आपकी बॉडी के अंदर जो एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें हेल्प करता है। अब एटीपी क्या होता है वो आपको पता ही है, फर्स्ट यूनिट पे आपने पढ़ा ही है कि एटीपी क्या होता है, कि आपको जो बॉडी के अंदर जो आपकी जो एनर्जी रहती है, ठीक है, एनर्जी का क्या आता है कि मेजर सोर्स रहता है, किसके अंदर, अपने सेल्स के अंदर जो एनर्जी आती है वो आती है एटीपी से, यानी कि एटीपी के फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर आपकी एनर्जी जो है स्टोर रहती है ना। तो एटीपी के प्रोडक्शन में जो है आपका कोएंजाइम क्या रहता है, जो अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन, मतलब सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन तो इसका यही है कि एटीपी प्रोडक्शन में। और उसके साथ साथ जो क्या कहते हैं एंजाइम को, ठीक है, एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन में एग्जिस्ट कर लेता है। तो यहाँ पर लिखा है विथआउट, यानी के बिना, ठीक है, तो एंजाइम के बिना एंजाइम रहता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब पहुँचता नहीं है किसमें, केमिकल रिएक्शन में। अब लिखा है कोएंजाइम रहता है एसेंशियल रहता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, जो एंजाइम की बायोलॉजिकल एक्टिविटी रहती है उसलिए कोएंजाइम में क्या रहता है, एसेंशियल रहता है, क्योंकि बिना कोएंजाइम के तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बायोकेमिकल रिएक्शन में, तो एक्टिविटी कैसे देगा, है ना। और यहीं से आपकी जो यूनिट 5 है वो कंप्लीट होती है। वीडियो जो है काफ़ी लॉन्ग हो चुका है ना, और होप कि आपने पूरा देखा होगा, ठीक है। मेरी मेहनत पसंद आई होगी तो आप चैनल को कर लोगे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दोगे, और मिलते हैं फिर एक किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, एक बात और, आप जो नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, है ना। और जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाना, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई, मेरा पर्सनल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप उस पर भी मैसेज कर सकते हो, मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर, मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। रात के 2 बज चुके भाई।